प्रणाम स्वामी जी। मुझे ये पूछना है, आपने जैसे बताया 4 शरीर फिजिकल बॉडी के होते हैं, हम्म तो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो हम्म जो स्टार्स हैं, हम्म ग्रह नक्षत्र हम्म वो किस लेवल तक, किस पौड़ी तक इफेक्ट करते हैं हमें हम्म एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? हम्म कुल 7 शरीर होते हैं, जिसमें एक शरीर को हम देख पाते हैं। यह है भौतिक शरीर, इसे हम देख पाते हैं। अब बाकी शरीरों को हम नहीं देख पाते। साधना की गहराइयों में जाने पर बाकी शरीरों का क्रमशः अनुभव होता है। तो पहला शरीर है फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। दूसरा शरीर है ईथरिक बॉडी, आकाश शरीर। तीसरा शरीर है कॉजल बॉडी, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, कारण शरीर भी कहते हैं। चौथा शरीर है मेंटल बॉडी, मनस शरीर। और पांचवा शरीर है, वहाँ से मेटाफिजिकल वर्ल्ड शुरू होता है। यह फिजिकल वर्ल्ड के हिस्से हैं। ये जो 4 शरीर हैं, इस भौतिक जगत के हिस्से हैं, फिजिकल वर्ल्ड के हिस्से हैं। पांचवा शरीर जो है वह मेटाफिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है, जिसे हम आत्म शरीर या आत्मकाया कहते हैं या स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। छठवां शरीर है ब्रह्मकाया, ब्रह्मकाया, जिसे हम कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं। और सातवां शरीर है, उसे हमने नाम दिया है शिवकाया। एक्चुअली वह जो है इनफाइनाइट है, निर्गुण है, निराकार है, और वहाँ पर कोई भी विकार नहीं है, कोई भी सेपरेशन किसी भी तल पे नहीं है। उसे बॉडीलेस बॉडी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 शरीर होते हैं। अब जो है ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, ज्योतिष तभी काम करता है। भाई ज्योतिष काम कर रहा है, ज्योतिष के हिसाब से आपका भविष्य बताया जा सकता है। आपका इन द सेंस जो भौतिक शरीर यहाँ सर्वाइव कर रहा है, उसका भविष्य जो है वह बताया जाता है। नाड़ी ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष के अलावा भृगु संहिता है ना, जो कुंडलिनी वगैरह इस प्रकार का होता है। उसके अलावा समुद्र शास्त्र है, जिसमें हस्तरेखाओं के माध्यम से भी आपका भविष्य बताया जाता है। और जो अच्छे जानकार हैं, अच्छे ज्योतिष हैं, वो बराबर आपके बारे में बता देते हैं, आपके भूत और भविष्य के बारे में बता देते हैं। नाड़ी ज्योतिष वाले तो आपका नाम, पता, आपके माता पिता का नाम, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, आपके बॉयफ्रेंड का नाम, सब कुछ बता देते हैं। कौन सी नौकरी, कौन सी कार खरीदोगे, कौन से सन में खरीदोगे, उसका कलर क्या होगा, है ना। कौन से बैंक में जॉब करोगे, बैंक का नाम भी बता देते हैं, है ना। कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करोगे, उस डिपार्टमेंट का नाम बता देते हैं। जबकि जब यह अगस्त मुनि ने और उनके व्यवस्था में जो लोग थे, उन लोगों ने ये सब लिखा है, उस समय तो ये अस्तित्व में नहीं थे, न ये देश थे, न ये संस्थाएं थी, न ये कार जैसी कोई चीज़ थी, और न कंपनियां पैदा हुई थीं, और न ये कलर थे उस समय में। वो सब कुछ उसमें आ जाता है। जो अच्छा जानकार है वो तो बहुत डीप में जाके बहुत सारी चीज़ें बता देगा आपको। आपके कार का जो मॉडर्न नेम है ना, कलर का, वह भी बता देगा, कार का मॉडल भी बता देगा। खाली टाइम ट्रैवल का कुछ है क्या इसमें? नहीं, टाइम ट्रैवल का कुछ नहीं है। इसे जो है बहुत गहरे में समझने की बात है कि कार्य कारण श्रृंखला में जो है बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। तो कार्य कारण श्रृंखला के हिसाब से ज्योतिष बता दिया जाता है। लेकिन अगस्त मुनि वाली जो व्यवस्था है वह तो खैर कुछ नेक्स्ट लेवल की बात है। बाकी ज्योतिष अलग है और नाड़ी ज्योतिष अलग है, वो नेक्स्ट लेवल की बात है। तो नाड़ी ज्योतिष में जो ज्योतिष बता रहा है, एक्चुअली वह ज्योतिष का रचयिता नहीं है। वो तो पट्टियाँ उसमें ऑलरेडी हैं, भोजपत्रों में लिखी हुई पट्टियाँ हैं, और उन पट्टियों को कूट तमिल में लिखा गया। मतलब तमिल भाषा नहीं, तमिल भाषा एक साधारण भाषा है, कूट तमिल, है ना।
मतलब वह जो है बहुत गहरी भाषा है, वह बहुत गहरी भाषा है। कूट तमिल यानी संस्कृत के का कुछ जो है एक अलग ही फॉर्म है, डीप फॉर्म है। बाद में जो है वह बाकी भाषाएं बनी, तमिल या अन्य भाषाएं बनी, तो वह कूट तमिल बिल्कुल अलग भाषा है। उसे हम तमिल कह देते हैं क्योंकि वो तमिलनाडु के केंद्र में वो चीज़ें हुई, लेकिन वो तमिल नहीं है ना। तो तमिल एक्चुअली संस्कृत से थोड़ा निकटवर्ती भी भाषा है किसी तल पर। जैसे ये हिंदी उससे आई है, तो ऐसे तमिल भी वहीं संस्कृत से ही आई है। तो कूट तमिल जो है बिल्कुल अलग किस्म की भाषा है। उसको सीखने के लिए जो है कोई चुना हुआ कोई बंदा हो, मतलब एक खास किस्म का इंटेलेक्चुअल बंदा हो, खास क्वालिटी का बंदा हो, गॉड गिफ्ट हो उसके पास में, तब जो है उसको ठीक ढंग से सीख सकता है 20 साल लगा करके। 20 साल यदि उसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी जाए तो कूट तमिल को पढ़ना वह सीख जाएगा। लेकिन हर कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि जो रेयर वंस ऐसे बंदे रहते हैं। अभी तो ऐसा हो गया है कि वो बहुत प्रैक्टिस करके आधा अधूरा सीख करके आधा अधूरा बताने वाले लोग पैदा हो गए हैं। लेकिन कूट तमिल जो है ना और ज्योतिष, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं सीख सकता है। वो ऐसे सीखेगा तो कैसे सीखेगा? वैसे ही सीखेगा जैसे बहुत सारे लोग कवि बन जाते हैं ना, तो तुकबंदी करने लगते हैं। वो कवि हैं क्या? नहीं, उनको इसमें जान होती ही नहीं है, उनकी कविताओं में कोई जान नहीं होती, वो अमर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो वैसे ही जो है कूट तमिल के जानने वाले कुछ रेयर वन होते हैं। और ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ के बताएगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और ऐसा कोई नाड़ी ज्योतिष पढ़ने वालों में 1000 में कोई एक आधी बंदा होगा ऐसा, बाकी 999 सब गड़बड़ बंदे ही मिलेंगे, है ना, जो थोड़े बहुत सीख गए हैं और पढ़ करके कुछ थोड़ा नाम पता कर 2-4 चीज़ें कुछ चीज़ें बता देंगे, हो गया। लेकिन वैसा जानने वाला बहुत कम होगा। तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। उसमें टाइम ट्रेवल जैसा भी कह सकते हैं, उसे टाइम ट्रेवल जैसा भी कह सकते हैं कि टाइम ट्रेवल करके, पर ऐसा नहीं है कि वो उस समय वो सब कुछ लिख दिया गया। कूट तमिल का मतलब यह है कि वह अनफोल्ड होता है उस समय में, जिस समय वो पढ़ा जा रहा है ना, और थंब के साथ मैच करता है, वो थंब के साथ उसके चिन्ह मैच कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले के साथ में वह चीज़ अनफोल्ड होती है। क्योंकि वही पट्टी जो है, उसी पट्टी में लाखों लोगों का भविष्य लिखा हुआ है, एक ही पट्टी में। ऐसी उनके पास लाखों पट्टियाँ हैं, लाखों पट्टियाँ, लेकिन इंसान तो बहुत ज़्यादा, कितने मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा कब हो रहे हैं, तो उसका सारा भविष्य उसमें लिखा है। तुम आज बैठे हो तो तुम्हारा आज का भविष्य वो इस जन्म का बता देंगे। तुम जो है अपना 1000 साल बाद फिर से जन्म लेके आओगे, फिर नाड़ी ज्योतिष के पास जाओगे, तो फिर वही पट्टी फिर खोली जाएगी और उस जन्म का भविष्य फिर उसी पट्टी से फिर पढ़ के बताया जाएगा। मतलब एक ही पट्टी जो है तुम्हारा हजारों बार का भविष्य पढ़ सकती है, लाखों बार का भविष्य उसमें लिखा हुआ है। तो जन्म लेते जाओ, उसी वो पट्टी सुरक्षित रहेगी। तुम 1 लाख साल बाद जन्म लोगे और तब फिर जाकर के वही पट्टी खोली जाएगी और उस जन्म का भविष्य उसी में लिखा होगा। वही पट्टी है, लेकिन उस तरीके से अनफोल्ड होगी, उस समय के हिसाब से अनफोल्ड होगी वह। तो कूट तमिल एक ऐसी भाषा है, वो अनफोल्ड होती जाती है, उस समय के हिसाब से अनफोल्ड होती है। तो एक बहुत डीप मिस्ट्री है ये। अब इस डीप मिस्ट्री के बारे में कभी और खोलेंगे। अभी मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न यह था कि जो है, जो ग्रह नक्षत्र हैं वो प्रभाव डालते हैं मनुष्य जीवन पर, और उसके हिसाब से उनका भाग्य और सब जो है वह निर्धारित होता है। तो किन किन शरीरों पर उनका प्रभाव होता है? 4 शरीर भौतिक शरीर हैं, फिजिकल वर्ल्ड के हैं, और 3 शरीर जो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड के हैं, जिसमें 2 मेटाफिजिकल वर्ल्ड के कहलाएंगे, एक तो फिर वो बियॉन्ड सब कुछ है ना, अल्टीमेट है। तो अब जो है ये 4 शरीर में से किन शरीरों पर इनका प्रभाव होता है? इन 4 पर होता है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव इन 4 पर होता है, ठीक है ना। अब जैसे चंद्रमा का प्रभाव जो है मन पर बहुत ज़्यादा होता है। चंद्रमा का प्रभाव मन पर, सब सारे ग्रहों का प्रभाव मन पर होगा, लेकिन चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव होता है, चंद्रमा लीड करता है। इसलिए जो है जब ये
पूर्णिमा और अमावस्या आती है या कुछ तिथियां आती हैं तो बहुत सारे लोगों को विशेष विशेष प्रभाव पड़ते हैं, उनकी मानसिक स्थितियां बदल जाती हैं। चंद्रमा और मतलब पूर्णिमा और अमावस्या पर बहुत सारे लोगों की जो है मानसिक स्थितियां बदल जाती हैं। बहुत सारे लोगों को दौरे पड़ते हैं, देखा है आपने? किसी को क्रोध का दौरा पड़ रहा है, किसी को हंसने का दौरा पड़ रहा है, किसी को कुछ ऐसे दौरे पड़ते हैं। वो अपनी आपे में नहीं रहते, ऐसा लगता है उन्हें हैक कर लिया गया है और बहुत सारी चीज़ें उनकी उभरती हैं। तो इन लोगों को क्या कहा जाता है? लूनाटिक पर्सनालिटीज़। क्या कहा जाता है इनको? लूनाटिक पर्सनालिटीज़। मतलब जो चंद्रमा के प्रभाव में, चंद्रमा की विशिष्ट जो कलाओं की प्रभाव में ऑपरेट होते हैं। चंद्रमा की कुल 16 कलाएं होती हैं, ठीक है ना? उन 16 कलाओं से वो प्रभावित होते रहते हैं। अब जो प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो हमें दिखते हैं कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल हो गया, वो हमें दिखता है, लेकिन बाकी चीज़ें हमें नहीं दिखती। बाकी चीज़ें भी चंद्रमा से ही प्रभावित हो रही हैं, ठीक है ना? चंद्रमा निकटवर्ती ग्रह है और उसकी रेज बहुत ज़्यादा है। समुद्र में ज्वार भाटा उठा देता है। समुद्र में ज्वार भाटा उठता है ना, चंद्रमा के कारण ही उठता है। उसका जो आकर्षण है वह ऐसा करता है, और आकर्षण सारे ग्रहों का है ना? सूर्य है वह हमारे केंद्र में है, वह तारा जो है सूर्य वह हमारे केंद्र में है, और सूर्य के ही टुकड़े ये सारे 9 ग्रह हैं। सूर्य जो विस्फोट हुआ था उसमें जो टुकड़े निकले, जो टुकड़े उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर निकल गए, वो बाहर निकल गए। जो रह गए सो रह गए, रह गए सो वह ग्रह नक्षत्र कहलाते, ग्रह कहलाते हैं। 9 ग्रह कहते हैं ना, अभी तो 10वां भी मिल गया है। तो ये जो ग्रह हैं ये काम करते हैं, और 2 ग्रह छाया ग्रह हैं। तो छाया ग्रह का क्या अर्थ है कि कोई भी सर्कल यदि काम कर रहा है उसमें 2 बिंदु होते हैं जो उसको बैलेंस करते हैं। भाई इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, तो उसमें कोई 2 बिंदु हैं जहाँ से ये सारे जो मूवमेंट्स है मैनेज होते हैं। तो वो जो 2 सेंटर्स हैं जो बैलेंस करके रखे हैं। भाई देखो चक्रीय गति हो रही है ना सारे ग्रहों की, एक सर्कल में घूम रहे हैं ना, वो सर्कल्स फिक्स है ना, अंडाकार गति के हैं सारे सर्कल्स। वैसे सर्कल्स सारे अंडाकार गति के ही होते हैं, एकदम गोल नहीं होता कुछ भी, सब अंडाकार ही होता है। आप इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन के भी जो सर्कल्स आप देखोगे तो वह जो एकदम गोल नहीं होते, वह जो है अंडाकार होते हैं। तो इनके जो है अंडाकार सर्कल्स होते हैं, और उसमें जो है 2 वह पोल्स होते हैं। पोल्स जो है अपना ग्रहों में भी होते हैं, जो ग्रह हैं इनके भी 2 पोल्स होते हैं, और जो इनका सर्कल होता है उसमें भी 2 पोल्स होते हैं। वो पोल्स जो हैं एक्चुअली उसे मैनेज कर रहे होते हैं, है ना? वहाँ पर जो है एनर्जी का मैनेजमेंट चल रहा होता है, तो पोल्स क्रिएट होते हैं। तो वो 2 पोल्स जो हैं वो छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह मतलब वो काम कर रहे हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन काम कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ से कुछ फंक्शन हो रहा है, इसलिए वो छाया ग्रह हैं। राहु केतु उनका नाम दिया गया। आज की भाषा में उन्हें पोल्स कह लो, है ना? नॉर्थ पोल साउथ पोल कह लो, उस समय के हिसाब से राहु केतु कह लो, वो ज़्यादा समृद्ध भाषा है ना? जैसे अंग्रेजी कहती है, कोई बर्ड देख ली, क्या है? लॉन्ग टेल है, लंबी पूंछ वाली बर्ड है ना? वो जो है इस प्रकार के कुछ नाम दे देंगे। हम ऐसा नाम नहीं देंगे, हम बर्ड्स को बड़े सुंदर सुंदर नाम देते हैं। कोयल कहेंगे, पपीहा कहेंगे, चकोर कहेंगे। इनके बोलने से ही आपके अंदर में कुछ तरंगे पैदा हो जाती हैं। इनके बोलने मात्र से, इनके प्रोनाउंसिएशन से ही आपके भीतर तरंगे पैदा हो जाती हैं। तो वह जो है हमारी संस्कृति जो रही है सनातन की, वह बड़ी अलग किस्म, नेक्स्ट लेवल की वैज्ञानिक संस्कृति रही है। ये नॉर्मल विज्ञान वाली संस्कृति नहीं है, नेक्स्ट लेवल का विज्ञान है, जो कि सिर्फ इस भौतिक जगत के विज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, अंतर जगत और भौतिक जगत दोनों का सामंजस्य उसमें रहा है। तो ये सारे शब्द वगैरह जो है, वर्णाक्षर वगैरह, ऐसे जैसे अंग्रेजी की 26 बना दी गई, ऐसे बनाए नहीं गए, खोजे गए हैं कि कितने होते हैं। वह साधना की गहरी दशाओं में सारी दुनिया खोजी गई हैं, सारे वर्णाक्षर खोजे गए, ऐसे किसी ने डिज़ाइन नहीं किया है। ये साधना की गहराई में जाके वहाँ ढूंढा गया कि इनका डिज़ाइन क्या है। इतने ये ध्वनियाँ मिल गई
इतने वर्णाक्षर हैं तो इनकी डिज़ाइन क्या है वो साधना में जाके खोजे गए, इसलिए वो काम करते हैं। अब हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और सारे बताते हैं कि ये जो वर्णाक्षर हैं इनकी पाइप्स बना दो ऐसे ही, जैसे अ आ ई जो भी हैं वैसे पाइप्स बना दो, एक तरफ से हवा डालो और 2 छेद रखो और दूसरी तरफ से हवा निकलने दो। इधर से नॉर्मल हवा डालोगे और दूसरी तरफ से आवाज़ निकलेगी। कौन सी आवाज़ निकलेगी? जो वर्णाक्षर है वही आवाज़ निकलेगी। अ से अ निकलेगा, ब से ब निकलेगा, फ से फ निकलेगा, ल से ल निकलेगा, है ना। तो ये बहुत बहुत साइंटिफिक मामला, ये नेक्स्ट लेवल का साइंस है, ये ऑर्डिनरी साइंस नहीं है अभी का ना। तो जो है वह जो ग्रह नक्षत्र हैं वह आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। सूर्य का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल से जो है सारे ग्रह नक्षत्र जुड़े हुए हैं और उस आकर्षण के कारण वह उस ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं। ऑर्बिट बिल्कुल फिक्स है ना। इतने साल, इतने महीने, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड में वह ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं ग्रह, है ना। और जैसे धरती हमारी तो एक घूर्णन गति करेगी, एक कक्षीय गति करेगी। अक्षीय गति और कक्षीय गति 2 करेगी ना। घूर्णन गति है ना, एक अक्षीय गति अपना एक घूर्णन गति करती है और 24 घंटे में घूर्णन गति करेगी और अपना 365 दिन में और 4 घंटे और कुछ मिनट और कुछ सेकंड में वह अपना ऑर्बिट कंप्लीट करेगी, कक्षीय गति पूरी करेगी। तो ये बिल्कुल तयशुदा है। तो ये तयशुदा है, ये नियम बड़े काम कर रहे हैं ना। उसका गुरुत्वाकर्षण है, इतना है, वो ऐसे ऐसे काम करेगा। तयशुदा का अर्थ है कि वह क्रमिक रूप से बदल रहा है, एकदम उटपटांग तरीके से नहीं बदल रहा है, बदल सब कुछ रहा है, एकदम वो एकदम कांस्टेंट नहीं है, है ना, बदल रहा है। आपको मालूम है ना, जो घड़ी है इस घड़ी को टाइम को जो है रीसेट करना पड़ता है। वो कौन सी घड़ी? ये वाली घड़ी का तो टाइम वैसे ही अपने आप ही गड़बड़ाता है। तो जो घड़ी, एटॉमिक घड़ी जो बनाई गई है, ठीक है ना, एटॉमिक घड़ी जो बनाई गई है जिसमें कि बहुत कम वेरिएशंस होते हैं, तो उसको जो है रीसेट करना पड़ता है। कुछ सालों में एक बार जो है उसके सेकंड, नैनो सेकंड्स में जाकर के कुछ हेर फेर करने पड़ते हैं, है ना। और कुछ साल बाद जाकर के 1 सेकंड पूरा सेट करना पड़ता है, पूरा 1 सेकंड उसका सेट करना पड़ता है, क्योंकि उतना फर्क आ चुका होता है। जो ऑर्बिट कंप्लीट होता है उसमें कुछ सालों में उतना फर्क आ चुका होता है, लेकिन इतना माइनर होता है कि उसे पकड़ना मुश्किल होता है। एक बार की घटना है, पुराने समय की घटना है कि देखो ये कितने देरी से चेंज होते हैं, जो भी ग्रह नक्षत्र हैं और दूर दूर के तारे हैं, बहुत दूर दूर के तारे हैं, सब प्रभाव करते हैं, सारे के सारे प्रभाव करते हैं। तो एक ऐसे ज्योतिष हुए बहुत पुराने, है ना, जो खगोल शास्त्री भी कह लें इनको, है ना। खगोल शास्त्री और ज्योतिष पहले एक ही हुआ करते थे, सनातन काल की बात है। तो वह जो है उन्होंने अपने आंगन में चबूतरा बनाया हुआ था, और मिट्टी का चबूतरा है, पत्थर मिट्टी का एक बढ़िया चबूतरा लीप पोत के बराबर करके वो रखते थे। उसमें जो है रात को स्टार गेजिंग किया करते थे। उस समय कोई वो तो थे नहीं उनके पास में, दूरबीन नहीं है वो, है ना। तो अपनी गणनाएं कैसे करते थे? स्टार गेजिंग करके, वो आकाश को देख करके। तो क्या करते थे, वो उसमें लेट जाया करते थे और लेट करके सब देखा करते थे, कहाँ क्या है, कैसी गतियाँ चल रही हैं, रिसर्च किया करते थे, है ना, खुली आंखों से रिसर्च किया करते थे। तो अब ठंड का समय चालू हो गया, ठंड का समय चालू हो गया तो उनकी बहू जो थी बड़ा स्नेह करती थी अपने ससुर से, पितृवत। तो वह जो है उसने देखा ससुर जी का अब ठंड है तो कैसा क्या करें, वो उस पर लेटते हैं सीधे। तो एक जो है कंबल उसने बिछा दिया, कंबल जो है चबूतरे पे बिछा दिया। अब जो है वह सोए, उसमें आए अपने हैबिट के हिसाब से आए और सो गए और अपना स्टार गेजिंग करने लग गए। और जो है वो बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, इधर उधर मचलें कुछ करें, बड़ी शांति से देखा करते थे, परेशान हो गए। बहू आते जाते आंगन में इधर उधर देखी, पिताजी परेशान क्यों हैं आज, पिताजी परेशान क्यों हैं आज। फिर उसको कुछ स्ट्राइक किया,
वो गई, पिताजी आप परेशान क्यों हैं? बोले बेटा बड़ा गड़बड़ हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? पूरे पूरे ग्रह नक्षत्र तारे जो हैं 2-2 इंच नीचे आ गए हैं, धरती के निकट आ गए 2-2 इंच। वो जो लाइट ईयर से भी दूर हैं, इतने दूर हैं, प्रकाश वर्ष के हिसाब से दूर हैं, वो भी 2-2 इंच नीचे आ गए। मतलब खुली आंखों से उनका वो देखो, खुली आंखों से वो लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को बोल रहे हैं कि ये जो अपना बृहस्पति है 2 इंच नीचे आ गया, और ये भी अपना शुक्र 2 इंच नीचे आ गया, मंगल दूर, वो फलाने दूर दूर के तारे हैं जो स्टार्स हैं अलग दूसरी गैलेक्सी के, वो भी 2-2 इंच नीचे आ गए। बहू जोर जोर से खिलखिला के हंसी, पिताजी आप गड़बड़ मत करिए, कुछ भी नहीं आया ऐसा। बोले कैसे? मैं तो देख रहा हूं। बोले पिताजी मैंने आपके चबूतरे पे कंबल बिछाया है, 2 इंच मोटा है, आप 2 इंच ऊपर उठ गए हो। आप जो है 2 इंच ऊपर उठ गए हो। आपकी गणना वो ऐसे नहीं आया है ना, आपकी गणना में कोई फर्क आया, गणना सब ठीक है, आप जो है रिड्यूस कर लो उसके डिस्टेंस में, ये 2 इंच वाले जोड़ लो आप। तो वो जो है वो सारी चीज़ें काम करती हैं। अब देखो ज्योतिष में होता क्या है कि उसमें देखा जाता है कि आप जो है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, कौन से अक्षांश में, कौन से देशांश में, है ना। देखा गया कि अक्षांश देशांश जो तय किया गया है, ये पुराने ढंग से तय किया गया है, ये मॉडर्न साइंस का वो नहीं है। मॉडर्न साइंस इसको अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये पुराने समय की बातें, अक्षांश और देशांश, उस हिसाब से वो चीज़ें तय की जाती थी। कि जैसे उज्जैन में एक अपना विक्रमादित्य ने बनाया जो, है ना, कौन सा सेंटर कहते हैं उसको, जो भी खगोल शास्त्र का जो गणना का जो सेंटर उन्होंने बनाया, उसको कुछ नाम भी कहते हैं। तो उन्होंने बनाया, जैसे आपका जो है दिल्ली में जंतर मंतर है ना, ऐसा जो है ये कोई किसी राजा ने ये बनाया था। तो राजा का नाम क्या है वो भी हम बोले, जयपुर के राजा ने ही बनाया था शायद, जयपुर में ही बनाया, और दिल्ली में भी शायद उन्हीं राजा ने ही बनवाया, जो भी राजा रहे होंगे। तो ये सब जो है गणनाओं के केंद्र थे, उसमें गणनाएं की जाती थी। ऐसे और विदेशों में भी हुए हैं, कुछ हुए हैं बाद में, लेकिन पुरातन काल में यहाँ हुए हैं, वहाँ तो अभी हुए हैं कुछ 100 साल पहले, ये बहुत हजारों साल पहले ये हुए हैं। तो बहुत सारी गणनाएं ये सब करते रहे हैं, हमेशा रहे हैं खगोल शास्त्री। तो उसमें जो है पुराने जो कुंडली वगैरह लिखते हैं ना, तो उज्जैन वाले इस सिस्टम के अनुसार, वो जयपुर वाले लिखेगा जयपुर वाले इस सिस्टम के अनुसार। क्यों? बोले कि तुम हमारे क्षेत्र में पैदा हुए, हमारा क्षेत्र यहाँ तक चलता है, ये अक्षांश ये देशांश, इस हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ काम करती है। तो वहाँ पर जो है वह उन ग्रह नक्षत्रों के एंगल्स चेंज हो जाते हैं, एंगल्स चेंज होते हैं। फिर किस घड़ी में पैदा हुआ, उस समय उनके एंगल्स क्या थे, तो कितना इम्पैक्ट आया। जो हर जो ग्रह नक्षत्र है वो एक दूसरे को खींच रहा है ना। अब जो है सिर्फ सूर्य सबको पकड़े हुए ऐसा नहीं, सब एक ग्रह एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। धरती सबको पकड़े हुए है, शुक्र सबको पकड़े हुए हैं, गुरु सबको पकड़े हुए हैं, कुबेर सबको पकड़े हुए, वरुण सबको पकड़े हुए। सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं, आप लोग अलग अलग हिसाब से जो भी बोलते हो, जुपिटर यूरेनस ये वो, सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को खींच के रखे हुए, तभी ये आर्बिट्स ऐसे बन पाते हैं। सिर्फ सूर्य के हिसाब से आर्बिट्स नहीं बन पाते, है ना। और सब हमारे रिश्तेदार हैं, ये हम बार बार कहते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। धरती हमारी माता है, मतलब इसी मिट्टी से हम बने। तो सूरज हमारे नाना जी हुए, क्योंकि वहीं से तो धरती निकली है ना। और धरती से हमारे ये चंद्रमा निकले एक्चुअली, लेकिन हम उसको मामा बोलते हैं, क्योंकि है तो उसी का हिस्सा। वो धोखे से जुड़ा रह गया था, बाद में थोड़ा अलग हो गया, तो हमारे मामा हो गए। ऐसे हमारे सब ताऊ काका मामा बुआ जो सब लगते हैं, तो सब हमारे रिश्तेदार हैं जितने ग्रह नक्षत्र हैं। मतलब हम एक ही चीज़ के बने हैं, वो जिस चीज़ के बने उस चीज़ के हम भी बने, है ना। चाहे सूर्य, हम उन्हीं से ही बने हुए हैं। इसमें सबका समावेश है, वो सारे तत्व मिले हुए हैं, जिन तत्वों से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और वो गुरुत्वाकर्षण इन सारे तत्वों को प्रभावित करता है
है ना। हमारा जो आकार है बहुत सारे दबावों के कारण बनता है ये आकार, पता है आपको कि हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। ये जो वायुमंडल का प्रेशर है, ठीक है ना, ये धरती का गुरुत्वाकर्षण इसका प्रेशर है, इसके आधार पर हमारा रंग रूप तय होता है, हमारी हाइट तय होती है। हमारा रंग रूप हाइट जो तय होता है ऐसे ही तय नहीं होता, हम बहुत सारे दबावों में जी रहे हैं। अब यदि अंतरिक्ष में जाके आपको खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, शरीर आपको ऐसे ही वो जो पहनते हैं ना वो ड्रेस, क्या ड्रेस बोलते हैं उसको, स्पेस सूट, स्पेस सूट न पहनाया जाए, उसमें एक खास किस्म का प्रेशर क्रिएट किया जाता है जो कि यहाँ के गुरुत्वाकर्षण और इन दबावों के अनुरूप होता है। वायुमंडल का जो दबाव है, ये सारे दबाव है, इस अनुरूप उसके अंदर फिक्स किया जाता है। यदि इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, शरीर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। दबाव नहीं रहेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो जो है वह दबाव, ये सारे दबाव के कारण हमारे होता है। और ये सारे दबाव कौन से, सब अलग अलग तरंगे आ रही हैं, अलग अलग वो प्रेशर आ रहे हैं, खींचतान वाले प्रेशर हैं, इनको आकर्षण बल कहते हैं। हर ग्रह नक्षत्र के कुछ आकर्षण बल हैं, इनको जैसे धरती के, इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब इनके केंद्र से जो है, केंद्र खींच रहा है ना। देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो सब में होता है, एक पत्थर में भी होता है, तभी तो पत्थर के शेप में है, नहीं तो पत्थर कैसे रहता वो। पत्थर कोई भी है, कैसा भी हो, तो फिजिक्स के हिसाब से आप उसका सेंटर निकाल सकते हो। आड़े टेढ़े पत्थर का भी कोई सेंटर होता है, उसे बड़े गुणागणित निकालने पड़ते हैं कि इसका यहाँ है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तो उसका सेंटर यहाँ बैठेगा, है ना। आड़े टेढ़े पत्थर का भी सेंटर, ऐसा नहीं कि गोल का ही सेंटर होगा, सबका कोई ना कोई एक केंद्र होता है। और उस केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वह शक्ति होती है, और वह शक्ति जो है सारे अणुओं को खींच के संभाल के रखती है। इसी कारण उसका शेप है, नहीं तो शेप बनेगा कैसे, उसी के कारण उसका शेप है। तो हर ग्रह नक्षत्र में उसका कुछ होता है। तो यह मत सोचना कि ग्रह नक्षत्र ही तय करते हैं कि आप क्या होंगे, कैसे होंगे। इसमें जो है यह इससे भी तय होता है, किससे भी तय होता है कि आपके घर के पास में कोई पहाड़ है, कोई पत्थर है, तो उसके अंदर भी तो एक केंद्र है, वो इनको खींच रहा है तो उतनी ताकत लगा रहा है कि वो केंद्र तक जाएगी, ऐसा नहीं है, उसको ताकत ज़्यादा लगती है, तो वो उसकी औरा जो है वो दूर तक रहेगी। आप किसी पत्थर के पास से गुजर रहे हो, मतलब पत्थर से आप प्रभावित हो रहे हो, आप पत्थर से प्रभावित हो रहे हो, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसकी रेंज तक काम करेगी, ऐसा नहीं है, उसके शेप के बाहर भी वो काम कर रही होती है। वहाँ जो है वह कम काम करती है, वहाँ वह कम काम करती है, लेकिन काम करती है। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि वह उनकी शक्ति जो है थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती है। तो यदि वो ज़्यादा काम कर लेती है तो फिर वो बाहर की चीज़ों को खींचती है। जैसे मैग्नेट हो गया, मैग्नेट का अर्थ है कि उसके केंद्र की जो शक्ति है वो ज़्यादा हो गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो बाहर में जो है उस तत्व से जो चीज़ें ज़्यादा आकर्षित होती हैं उनको खींच के वो चिपका लेगा, लेकिन बाकी को भी मैग्नेट प्रभावित करता है। इसलिए मैग्नेट थेरेपी काम करती है। मैग्नेट आपके शरीर, मतलब आप तो लोहे के बने हुए नहीं हो ना, लेकिन तब भी काम करती है, क्योंकि आपके शरीर में कुछ ना कुछ लोहा है, थोड़ा ना थोड़ा तो लोहा है ना। और सिर्फ लोहे के कारण काम करती है ऐसा नहीं है, वो बाकी चीज़ों को भी खींचती है, आपकी बाकी चीज़ों को भी कुछ ना कुछ प्रभावित करती है, इसलिए मैग्नेट थेरेपी काम कर रही है। तो वह जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपको खींच रहे हैं, उनके पावर ज़्यादा है, इसलिए उनके प्रभाव ज़्यादा होते हैं। आपके घर के आसपास में जो पहाड़ है वो भी आपको प्रभावित करता है, इसलिए जो है वो उसको क्या बोलते हैं, वास्तुशास्त्र, है ना। इसलिए बोलते हैं कि अरे कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है वह देख लो, कि ऊंचा नीचा वो आपको प्रभावित करेगा। इधर ऊंचा होना, इधर ढलान होना चाहिए, उधर ऊंचाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। कोई पहाड़ है, ऊंचा है, नीचा है, जमीन है, उसके अंदर में, सबके अंदर में अपने अपने बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं, है ना, बहुत सारे केंद्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी आकार होगा, भाई धरती का अपना है, पहाड़ का कोई शेप है, उसके बीच में कुछ अपना कोई सेंटर काम कर रहा है, और वो सेंटर जो उस पहाड़ को मैनेज कर रहा है ना, वही वहाँ खींच के रखे हुए, तब तो पहाड़ मैनेज नहीं, बिखर ना जाएगा। टूटता क्यों नहीं, बिखरता क्यों नहीं, पत्थर क्यों नहीं टूट जाता। अब जो है वो ताकत यदि कहीं 19-20 हो जाती है तो कई पत्थर टूट जाते तो तुरंत उसमें 2 केंद्र बन जाते, केंद्र तुरंत जो है पोल शिफ्ट हो जाते, है ना।
अभी पोल शिफ्ट के नाम पे बहुत सारा उल्टा सीधा भी चल रहा है ना, 5D वाईडी वालों का धरती का पोल शिफ्ट होने वाला है। अरे पोल शिफ्ट का मतलब समझते हो? धरती 2 टुकड़े हो जाएगी। बोले नहीं मुझे ऐसे ही शिफ्ट हो रहा है, ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएगा? अरे पोल शिफ्ट होगा का मतलब सीधे धरती 2 टुकड़े हो जाएगी। 2 से ज़्यादा भी हो सकती, कम से कम 2 टुकड़े तो हो ही जाएगी। कोई पत्थर है ना, उसके यदि केंद्र यदि शिफ्ट हो रहा है, पोल शिफ्ट हो रहा है ना, तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगा वह। पोल शिफ्ट हो गया और टूटा भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिजूल की बातें करते हैं, पोल शिफ्टिंग हो रही है, पोल शिफ्टिंग में टूट जाएगा। अरे कुछ साइंटिफिक बातें भी इधर उधर से रट्टा मार के करते हैं। अरे साइंटिफिक बातें करते तो साइंस को समझो तो सही, डेप्थ में तो जाओ साइंस के। वो किताब की पढ़ी हुई साइंस कितना साथ देगी? किताब की पढ़ी हुई साइंस 2 कौड़ी की साइंस है। 2 कौड़ी की साइंस से तुम कितना समझ पाओगे? अनफोल्ड तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते ना। अनफोल्ड होगा तो किताब के बाहर की चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अनफोल्ड होना इतना हंसी मजाक तो है नहीं ना। तुम वो किताब की बात पढ़ के वो साइंस, वो वाला साइंस रट्टा इधर से पढ़ के इधर से पढ़ के तुम बोल रहे हो। तो अब जो है पोल शिफ्टिंग, ये बात हो गई। मतलब 2 पत्थर 2 टुकड़े होगा तो उसके 2 तुरंत वो जो है ना, उसके केंद्र अलग शिफ्ट हो जाएंगे। केंद्र शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके जो 2 पोल हैं वो भी अलग अलग हो, वो भी शिफ्ट हो जाएंगे। सारा कुछ रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, एनर्जी का पूरा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, कंप्लीट रिस्ट्रक्चर होगा। अब ये जो है आपका जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपको खींच रहे हैं, वो आपको खींच रहे हैं, आपका प्रभाव, आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। हर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर है। तो वह ग्रह नक्षत्र का प्रभाव जो है वो तय करता है कब कौन सा कहाँ खींचेगा, कब कौन सा कहाँ खींचेगा, कब किसके प्रभाव में ज़्यादा आओगे, कब किसके प्रभाव में कम आओगे, किसकी गतियाँ कैसे चेंज होंगी, क्या होंगी। उस आधार पर जो है आपका भविष्य तय होता है। अब ये भविष्य तय होता है तो पुराने कुछ प्रश्न आएगा कि पुराने कार्मिक उनका क्या होगा। कार्मिक लेन देन है वो भी तो पूरे होते हैं। अब भविष्य यदि ये अभी तय होता है तो उसका क्या कैसे क्या होगा। तो वह जो सोल जन्म लेती है वो कहीं भी कैसे भी जन्म नहीं ले सकती। उसको जो है जन्म लेने के लिए उस ग्रह नक्षत्र की अवस्थाओं के हिसाब से उस अक्षांश और देशांश में जाकर के जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही जन्म नहीं ले लेती कि उसमें पुराने कार्मिक जो वो भी एक सीक्वेंस में आ जाए, कार्मिक लेन देन भी एक सीक्वेंस में आ जाए और उन ग्रह नक्षत्र उन्हें उसे जो ऑपरेट करेंगे वह भी उस सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है ना। तो ये जब ऊर्जाओं का खेल है और इन 4 शरीरों को पूरा प्रभावित करते हैं ये। और जो मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल में तो काम कर ही नहीं सकते ना, वहाँ तो ये काम होता ही नहीं है, सारे फिजिकल उसमें ही होगा। तो ये 4 शरीर फिजिकल शरीर हैं, भले न दिख रहे हों, चाहे इथरिक बॉडी हो, चाहे कॉजल बॉडी हो, चाहे मेंटल बॉडी हो, चाहे ये फिजिकल बॉडी हो, ये चारों के चारों शरीर जो, इसलिए जो है विचार क्या है, पदार्थ है, पौद्गलिक है, मैटर है। विचार दिखता आप उसको ना वो नहीं कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन विचार है पदार्थ। अब ये जो है, ये जो साइंस जो है ना, साइंस यदि अभी बच्चा है, क्योंकि धरती अभी पैदा हुई है, धरती यूनिवर्स अभी नया नया है ना, 400 करोड़ साल तो हुए हैं, अभी भी पैदा हुआ बच्चा है, शैशवावस्था में। ये सभ्यता भी अभी बहुत कई सभ्यताएं आई गई, ठीक है ना। तो अभी वाली सभ्यता जो है, ये सभ्यता तो बहुत पुरानी सभ्यता है नहीं हमारी, धरती के बार नष्ट हुई, ये हुई। तो अब ये जो सभ्यता है इसमें फिर बहुत सारे चेंज हुए, ये हुए, फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया, कनेक्शंस टूट गए, वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। तो अभी बहुत गहरे उसमें है नहीं विज्ञान अब ये वाला, इस विज्ञान से हम प्रभावित हैं तो 300-400 साल का इसकी लाइफ है, इसकी कुछ ज़्यादा पुराना है नहीं, तो बहुत गहराई में है नहीं, तो वह जो है उतना मेज़र कर नहीं पाता है। ठीक है ना। ये विज्ञान अभी विकसित होगा यदि अभी बड़े युद्ध नहीं हुए, है ना, मनुष्यता थोड़ी समझदार रही, कंटिन्यूस रही, तो ये फिजिक्स वगैरह थोड़ी सी और ग्रो हो जाएगी तो ये विचारों को मेज़र कर पाएंगे कि हाँ विचार, इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, ये है, इसका तनाव इतना है, इसका वेट इतना है, उसका वेट भी निकाल पाएंगे, है ना। अभी हम नैनो की बातें कर रहे हैं, नैनो तक पहुँचे नहीं है, नैनो के आगे की बहुत सारी बातें हैं, उससे आगे जाएंगे तब कहीं विचारों को हम वो मेज़र कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो है बहुत सारी तरंगें हैं, इन तरंगों का जोड़ है। हम बहुत गौर से देखो अपने आप को, तुम हो क्या, तुम तरंगों का जोड़ हो।
तुम्हारा शरीर क्या बना है, कुछ भी बना है सृष्टि में, सब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। जो कुछ भी है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही तो है ना, जो कुछ भी है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, मॉलिक्यूल से ही बना है ना। और बहुत गहरे में जाओगे तो सिवाय एनर्जी के कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है, एनर्जी तो है ना। गहरे में जाओगे तो एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बना है, एनर्जी से बना है। क्वांटा थ्योरी इसी पे तो है ना, कि मैटर की तरह भास रहा है लेकिन मैटर है नहीं, है एनर्जी। इसको हम कहते हैं माया है, कि आभास तो दे रहा है लेकिन एक्चुअली जैसा आभास दे रहा है वैसा है नहीं। आभास दे रहा है कि स्थिर तत्व है लेकिन स्थिर तत्व है नहीं, जड़ जड़ जैसा आभास दे रहा है जड़ है नहीं। पत्थर जैसा है कि ठहरी हुई चीज़ है लेकिन ठहरी हुई चीज़ नहीं है, इसके अंदर में सब कुछ बह रहा है, लगातार गतियाँ हैं, अनंत गतियाँ हैं। एक एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की गतियाँ कितनी हैं, अरे प्रति सेकंड में लाखों बार जो है प्रकंपन हो जाते हैं, लाखों करोड़ों बार प्रकंपन हो जाता है एक एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। लेकिन वो इतना रिदमिक होता है, उसके तरंग दैर्घ्य, उसकी वेवलेंथ जो है इतनी फिक्स होती है, उसकी फ्रिक्वेंसीज ये सब इतनी फिक्स रहती है कि वो किसी स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करने लगते हैं। वह दला है, वह इनबिल्ट है उसमें, वही ताव है, वही रित है, उसे हम कहते हैं रित ताव, इनबिल्ट है उसमें। और उसमें सब कुछ इनबिल्ट है, एवरीथिंग इनबिल्ट है, उसका भूत भविष्य सब इनबिल्ट है उसमें। आगे क्या होगा कैसा होगा सब इनबिल्ट है उसमें, उन तरंगों में। उन तरंगों में सब कुछ है कि तरंगे कैसे क्या मूवमेंट करेंगी, कहाँ तक जाएंगी, कैसे क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का आगे क्या होगा, हर तरंग में निश्चित है, उन तरंगों के जोड़ में निश्चित है। वो उसमें जो है वो सेंटर है, और सेंटर कब स्प्लिट होगा उसमें तय है। वो पत्थर कब किन कारणों से स्प्लिट होगा, उसके पोल शिफ्ट होंगे, उसके दो टुकड़े होंगे, वो तय है, ऐसा मत सोच लेना। उसके अलावा बाहरी तत्व जो काम कर रहे हैं वह भी तय है, सब इंटरकनेक्टेड है कि इस पत्थर को कब कौन सी मशीन आके तोड़ेगी और कितने टुकड़े करेगी, वह भी तय है। दूसरे तरीके से, या कौन जो है पत्थर तोड़ने वाला आएगा, उसके पत्थर के कितने टुकड़े बनाएगा, वह भी तय है। उस तरीके से भी तय है क्योंकि उसको बाकी तरीकों से मैनेज किया जा रहा है। अब वो जो हम अपनी सापेक्षता में देखते हैं ना, अपनी रिलेटिविटी में देखते हैं, तो समझ में नहीं आती बातें, ये बातें समझ में नहीं आती। सिंहावलोकन करो, बहुत ऊंचे से जाके देखो, जहाँ जो है यूनिवर्स मल्टीवर्स ऐसे जो है तिनकों की तरह दिख रहे हों, उस हाइट से खड़े होकर के देखो तो सब पता चलेगा कि अरे ये सब ऐसा ही होता है, ठीक ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। अब तुम देख रहे हो 3.5 हाथ की काया से, इससे तुम्हें कितना समझ में आएगा। इतनी क्षुद्र काया से रिलेट होकर के तुम सोचोगे तो अनफोल्ड कहाँ से होगा। ऊंचाई से देखो ना, तुम कितने हिप्नोटाइज हो, धरती से इतने हिप्नोटाइज हो, अपने देश से हिप्नोटाइज हो, जो कि होता ही नहीं है। देश होता है, देश होता है, बुलाओ कभी देश को। अरे रात डिनर पे बुला लो, सरसों का साग बन रहा है, मक्के की रोटी बन रही है, देश से मिलना भी हो जाएगा। किस किस चीज़ों से हिप्नोटाइज हो, समाज को बुला लो, फ़ोन करो, समाज आ जा भाई, मक्के की रोटी सरसों का साग खिलाते हैं। तुम किन किन चीज़ों से हिप्नोटाइज हो। फलाना धर्म है हमारा, कहाँ रहता है धर्म, उसके बंगलों का एड्रेस क्या है जहाँ धर्म रहता है। भाई धर्म रहता होगा, कोई बड़ी चीज़ है तो बड़े बंगलों में ही तो रहता होगा। एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है उसका, धर्म का। किन किन चीज़ों से तुम हिप्नोटाइज हो। तुम अपनी धरती से इतने हिप्नोटाइज हो, यहाँ की पॉलिटिक्स से इतने हिप्नोटाइज हो, तो तुम ऊपर उठ के देख कहाँ से पाओगे। ये हिप्नोटिज्म टूटेंगे तब तो तुम्हारी दृष्टि सम्यक दृष्टि होगी, तब तो तुम्हारी इंटेलिजेंस जो है पीक पे जाएगी, तब तो मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी। उसके पहले मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी कैसे। अरे सारी मिस्ट्रीज हैं लेकिन मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने के लिए हैं। तुम सहज हो तब तो अनफोल्ड हो, तुम तो असहज हो। न जाने कितने इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें रोज प्रभावित करती है, तुम उनसे प्रभावित होते रहते हो। हम कहते हैं तुम अपनी मर्जी से अपने सफ़र पे हो नहीं, इसलिए उस गज़ल को की लाइन कहते हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपको धक्का देनी उधर तुम हो,
इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें धक्का दे रही है, उधर तुम जा रहे हो, इसी को तो भाग्य कहते हैं। सब तय है कि कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कहाँ कहाँ चलती रहेंगी और तुम्हें धक्का देती रहेंगी, तुम बेहोशी में तुम उन धक्कों के शिकार होते रहोगे, तो तुम्हारा भाग्य तय है ना भाई। ग्रह नक्षत्रों की भी जो प्रभाव हैं इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ही तो है। राजनीति के प्रभाव ये अलग किस्म की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, लेकिन है तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ही ना। धर्म है, जाति है, समाज है, पड़ोस है, परिवार है, मित्र है, सब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ही तो है ना। ये तरह तरह के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं और ये तुम्हें तय करते हैं, ठीक है ना। और सब श्रृंखला में है, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला है। अरे भाई यह इफेक्ट है तो पीछे कॉज खड़ा है, कॉज के पीछे फिर इफेक्ट खड़ा है, उसके पीछे फिर कॉज खड़ा है, उसके पीछे कुछ इफेक्ट पड़ा है। इस साइंस को जिसने समझ लिया वो समझ नहीं जाएगा। वो अब वो भूल रहे हैं बहुत सारी वो कौन सी चेन्स हैं, है ना। इफेक्ट की बहुत सारी चेन्स है ना, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं साइंस अभी ढूंढ रहा है, नाम दे रहा है, ये फलाना इफेक्ट, ढिकाना इफेक्ट, इसकी ये इफेक्ट चेन, ये इफेक्ट चेन, ये इफेक्ट चेन, है ना। हर चीज़ की तो चेन होती है, फूड चेन भी होती है, डार्विन बोलता है फूड चेन है, यह चेन है, हर किस्म की चेन है। और वो चैन को रीड करते जाओगे, सारी चीज़ चैनल में चल रही है, चैनलाइज है, चैन में चल रही है, तो तय है ना भाई। और कौन सी चैन कब कहाँ टकराएंगी तो उससे क्या वेरिएशंस पैदा होंगे, वेरिएशंस भी तय हैं, है ना। ये चैन्स आपस में टकरा जाती हैं, अलग अलग किस्म की चैन्स, उससे फिर ये वेरिएटेड हो जाती हैं, म्यूटेट हो जाती हैं, वेरिएटेड हो जाती हैं, तो अभी तो तय है ना। उसके बाद अगली गतियाँ तय हो जाएंगी, इनकी टकराहट के बाद इनकी गतियों की दिशा क्या होगी, दिशा बदल जाएगी और इस प्रकार की गति होगी, फिर यहाँ टकराएंगी, फिर वहाँ टकराएंगी, फिर वहाँ टकराएंगी, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है, ये छोटी सी खोपड़ी। ये फ्री विल का कहाँ होता है? हाँ वही हम बता रहे हैं ना। अब छोटी सी खोपड़ी, सिर्फ 400 करोड़ सेल्स हैं इसमें, ज़्यादातर सेल्स तुम्हारी सोई हुई हैं, उसमें से थोड़ी सी सेल्स एक्टिव हैं। कितना समझ पाएंगी बेचारी, है ना, ज़्यादा तो समझ ही नहीं पाएंगी। तो यह सारी चीज़ें काम करती हैं, सब आपस में जुड़ा हुआ है। और यहीं तक बात मत करो, यह बात है, यहाँ तक स्टडीज़ हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे जो सौर मंडल हैं, दूसरे जो तारे हैं, वह भी प्रभावित करते हैं। ये गैलेक्सी में जो कुछ है वो तुम्हें प्रभावित करता है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी भी तुम्हें प्रभावित करती है, मल्टीवर्स भी तुम्हें प्रभावित करते हैं, सब प्रभावित करते हैं तुम्हें, और तुम भी उन्हें प्रभावित करते हो, ऐसा नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। मतलब तुम्हारी जो शेपिंग है, तुम्हारे अंदर भी ऊर्जाओं का जोड़ है, तुम भी दूसरों को प्रभावित करते हो, तुम उस कॉस्मिक रिदम का हिस्सा हो। ये जो खेल चल रहा है तुम एक हिस्सा, उसका हिस्सा हो, ठीक है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूलर से तुम बने हुए हो, लेकिन तुम जिस रूप में दिख रहे हो तुम अपने आप एक मॉलिक्यूल हो, तुम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, लेकिन तुम जिस रूप में एक इंडिविजुअल हो, तुम अपने आप में एक मॉलिक्यूल भी हो, किसी और स्ट्रक्चर का, और वह स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है, वह स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है। इवन तुम्हारा यूनिवर्स जो है ना, किसी बड़े स्ट्रक्चर का एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, उस अनंत विस्तार का, उस बहुत बड़े क्रिएशन का एक छोटा मोटा कोई मॉलिक्यूल है तुम्हारा यूनिवर्स। तुम्हारा मल्टीवर्स जो है किसी बहुत बड़े वर्ष का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है। और ऐसे ये चेन जो है ना इनफाइनाइट है। कैसी है चेन? मल्टीवर्स जो है ना, किसी बहुत बड़े वर्ष का छोटा मोटा मॉलिक्यूल है, और वो वर्ष किसी और वर्ष का, वो किसी और वर्ष का। ऐसा कब तक? 1000, 2000, 10,000, 1,00,000। कहाँ पागलपन पड़े हो? अनंत में अनंत है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बकने वाला शब्द नहीं है, इनफाइनाइट जीने वाला शब्द है। बकवास करते हो इनफाइनाइट इनफाइनाइट, किताबों में लिख देते हो इनफाइनाइट नाम में, कुछ कचरा लिख देते हो इनफाइनाइट के नाम पे। अरे इनफाइनाइट बहुत बड़ी चीज़ है, अनफोल्ड कर पाओगे? ये ऑर्डिनरी साइंस से तुम उसे इनफाइनाइट को अनफोल्ड कर पाओगे? क्या बचकानी बातें करते हो? इनफाइनाइट जीने की चीज़ है, और सिर्फ एक डायमेंशन की बात हो रही है। एक डायमेंशन नहीं है, 64 डायमेंशंस हैं।
कि तुम सिर्फ 3D की बातें कर रहे हो, इस थर्ड डायमेंशन की बातें कर रहे हो। यह भी इनफाइनाइट है और सारे डायमेंशन इनफाइनाइट है और सारे पैरेलल हैं, क्योंकि जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, जो निर्वातीय अनंतता है, वह दो नहीं हो सकती। जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है जिस पर यह खेल चल रहा है, वह दो नहीं हो सकते। डायमेंशंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो सब पैरेलल हैं और स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। 3D की एक चीज दूसरी चीज से टकरा जाएगी, 4D वाली कोई चीज होगी ना, तुम उसके अंदर से घुस के निकल जाओगे, और घुस के निकलते हो, रोज निकलते हो, दिन में 1000 बार निकलते हो, लाख करोड़ों बार निकलते हो। 5D में तुम गुजरते हो, सब में तुम गुजर रहे हो, सब में घुसते हो। तुम जो चल रहे हो इस स्पेस में, तो तुम सबके भीतर से चल रहे हो, सारे डायमेंशन से यहीं पर हैं और सब तुम्हारे भीतर से घुस रहे हैं। तुम बोलते तुम बैठे हो आराम से, तुमको कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहे, सारे डायमेंशन की बीइंग्स तुम्हारे अंदर से घुस के निकल के क्रॉस होके जा रही हैं। तुम्हारी बिल्डिंग नहीं रोक पा रही, तुम्हारी दीवार नहीं रोक पा रही, उनको सब घुस रही निकल रही, उन्हें दिख भी नहीं रहा है, उन्हें मतलब भी नहीं है इन चीज़ों से। वह अलग है, अलग होते हुए भी एक चीज कॉमन है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वातीय अनंतता जो है वह कॉमन है, और वह भी तुम्हें प्रभावित करते हैं, वह भी तुम्हें प्रभावित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम। कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, वह भी काम करता है। वह तो दोनों अलग अलग डायमेंशंस के मध्य में होता है, न इस डायमेंशन में न उस डायमेंशन में, मध्य में होता है। जैसे अंतरिक्ष होता है ना, हमारा वायुमंडल खत्म, दूसरा लगा नहीं, बीच में अंतरिक्ष है, तो वहां पे कोई वायुमंडल ही नहीं है। तो जो है भाग्य तय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ग्रह नक्षत्र ही नहीं है, बहुत कुछ है जो आपका भाग्य तय करता है। तो ये जो श्रृंखला चल रही है कॉज एंड इफेक्ट वाली, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज, ऐसी अनंत श्रृंखलाएं हैं। अनंत श्रृंखलाएं आपस में टकराती रहती हैं, अनंत श्रृंखलाएं आपस में टकराती रहती हैं, इनके टकराने के बिंदु भी तय, इनकी टकराहट से जो बिंदु बनते हैं, किसी किसी बिंदु पे वह बिंदु जो है सर्वाइव करने लग जाता है। वह बिंदु क्या करने लगता है? सर्वाइव करने लग जाता है, अर्थात उस जगह पर बार बार टकराहट हो रही है, टकराहट होते 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 कोई बिंदु जैसा बिहेव होने लगता है। बिंदु वस्तुतः है नहीं, बिंदु है नहीं, लेकिन बिंदु जैसा वह कार्य करने लगता है। इसे कहते हैं कि नई सोल पैदा हो गई, वहां पे कोई आकाशीय रिकॉर्ड बनने लग गया, आकाशीय रिकॉर्ड बनने लग गया, वहां पर नई सोल पैदा हो रही है। और टकराते 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 वह बिंदु जो है वहां पर एक नई सोल वाला कुछ चीज आ गई, कुछ पैदा हो गई। बहुत कुछ है जो तुम्हें प्रभावित करता है। तुम संयोग हो और अनंत संघात तुम पर प्रतिक्षण पड़ रहे हैं। ये संघात तुम्हें अपडेट कर रहे हैं, ये तुम्हें धक्का दे रहे हैं, और ये तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। और संघात तय हैं, कब कौन से संघात लगेंगे, क्योंकि किसी चैन को फॉलो करने, उस चैन में तय है कब कहाँ कैसे कैसे संघात बनेंगे और तुम्हें ऑपरेट करेंगे। तुम ऑपरेट होकर के अगले संघात पैदा करोगे, वो संघात उस चैन को आगे बढ़ाएंगे, बहुत नई चैन को जन्म देंगे, आप किसी पुरानी चैन्स को आगे बढ़ाएंगे। तो संघात अनंत हैं और अनंत जगह पर टकरा रहे हैं, उस टकराहट से तुम अपडेट होते हो। और यह खेल है, यह माया है, यह खेल चल रहा है। अब इसमें बात आती है, जैसे पूजा का प्रश्न है कि इसमें फ्री विल कहाँ गई? इसमें फ्री विल भी है।
फ्री विल है क्योंकि तुम वही हो जो तुम हो सकते हो। तुम वही हो जो तुम हो सकते हो। फ्री विल इसमें इनबिल्ट है। सब हो रहा है और सब जाना भी जा रहा है। जानने वाला कौन है? किसी आयाम में नहीं है। जानने वाला गतिमान नहीं है। जानने वाला गतिमान नहीं, गति नहीं है, अगति है। जानने वाला कौन है? अगति है, गति नहीं है। और वह किसी डायमेंशन का हिस्सा नहीं है। वह इनबिल्ट है। और उन सारी गतियों को वह किसी अगति की तरफ ले जा रहा है। अपने पास खींच रहा है, अर्थात अगति तो वही है। वह तुम्हें खींच रहा है, वह सदा तुम्हें आवाज दे रहा है, सदा तुम्हें बुला रहा है, बाहें फैलाए वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात तुम्हें ठहर जाने के लेसन्स लगातार दिए जा रहे हैं। ये सारी दौड़ भाग जो है तुम्हें ठहरना सिखाने के लिए। ये सारी दौड़ भाग तुम्हें ठहरना सिखाने के लिए, यही लेसन है। तुम्हें दौड़ाया जा रहा है, थकाया जा रहा है। राइट विजडम तुम्हारी जागेगी और तुम ठहर जाओगे। राइट विजडम का अर्थ ही ठहरना, ठहरा हुआ ही राइट विजडम है। राइट विजडम से तुम ठहरना सीखोगे नहीं। विजडम ग्रो हो रही है, तुम ठहरना सीखोगे। विजडम कंप्लीट होगी मतलब तुम ठहरे हुए हो। जो ठहरी हुई चीज है वो राइट विजडम है। निर्गुण, निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, अनादि अनंत, देश काल के पार, राइट विजडम। जहां कोई हलचल नहीं है, कोई गति नहीं है, वह राइट विजडम है। वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारा होना है, वास्तविक होना है। तुम इन गतियों के साथ एसोसिएट हो, इसलिए तुम्हारा भाग्य है। ठीक है ना? तुम कौन हो? न तुम यह गतियां हो, न तुम वह ठहरा हुआ हो, तुम बीच की फंसी हुई कोई चीज हो। उन गतियों के साथ तुम एसोसिएट हो रहे हो, अर्थात तुम वह भी नहीं हो जो ठहरा हुआ है। तुम बीच की कोई चीज हो। तुम हो मनुष्य, मन, दौड़ता भागता मन। दौड़ता भागता मन का क्या अर्थ है? क्या तुम दौड़ भाग रहे हो? जी नहीं। तुम जो है एक विचित्र सी स्थिति हो। तुम एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो गतियों के साथ एसोसिएट हो जाता है। तुम एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो गतियों के साथ एसोसिएट हो जाता है, अलग अलग गतियों के साथ एसोसिएट हो जाता है। उनके पक्ष विपक्ष में आ जाता है। सारी गतियां, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, गतियां गतियां हैं। चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, गतियां गतियां हैं। गतियों के साथ तुम जुड़ जाते हो और यह जुड़ने की जो श्रृंखला है, यहां पर भाग्य तय होता है। तुम कौन सी गतियों को चुनोगे, और तुम्हारा भाग्य है। तुम खुद चुन रहे हो। और अंदर से तुम्हें लेसन्स भी दी जा रहे हैं कि एसोसिएट हुए, दौड़े भागे, क्या मिला भागकर? ठहर जाओ। तुम ठहर जाओ। ठहरना तुम्हें सिखाया जा रहा है और ठहरते जाते हो तुम, तो एसोसिएट होना बंद हो जाते हो।
गतियां अपनी जगह चल रही हैं, तुम एसोसिएट होना बंद हो जाते हो, तो मैकेनिज्म जो है वह विड्रा हो जाता है। त्रिविध है ना सब कुछ, त्रिगुणा है ना, एक ठहरा हुआ एक गति और इसके बीच की कोई चीज। यह बीच की चीज जो है न यह है न वह है, लेकिन इनको जोड़ रही है भी और नहीं भी है। ठीक है ना। अब यह जो है एसोसिएट होना वहां छोड़ दिया इसने, तो ये विड्रा हो जाएगी, विड्रा हो जाएगी ना। ये विड्रा हो जाएगी तो इससे जुड़ जाएगी, जुड़ी हुई ही है, इसी में समाविष्ट हो जाएगी, घुल मिल जाएगी। है वो घुली मिली ही भ्रांति है, भ्रांति विसर्जित हो जाएगी, वही हो जाएगी, क्योंकि वह वही है। तत्वमसि, तुम वही हो। न मानो कोई बात नहीं, न मानो, लेकिन तुम हो वही। तुमसे कहते हैं हम कि तुम परमात्मा हो, हम तुमसे कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, विश्वास नहीं होता, खुश हो जाते हो, लेकिन अंदर के तल पे भीतर जाकर के बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हूं तो नहीं। गुरु जी कहते हैं तुम परमात्मा हो, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हूं नहीं। हो तुम क्या? उन गतियों के आकर्षण में पड़ी हुई कोई चीज हो। वह आकर्षण विड्रा हो जाए, वह आकर्षण विड्रा हो जाए तो गतियां समाप्त हो जाए। आकर्षण है ना तुम्हारे, आकर्षण क्यों है? कि तुम आकर्षणों का तो जोड़ हो। तुम्हें बृहस्पति खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, तुम्हें अपना जो है शुक्र खींच रहा है, तुम्हें कुबेर खींच रहा है, तुम्हें शनि खींच रहा है, तुम्हें राहु खींच रहा है, तुम्हें केतु खींच रहा है, तुम्हें पास का पहाड़ खींच रहा है, तुम्हें सूर्य खींच रहा है, तुम्हें पानी खींच रहा है, तुम्हें यह खींच रहा है, तुम वह खींच रहा है। तुम खींचने की का ही तो जोड़ हो तुम। कहीं कोई खींच रहा है, कहीं कोई खींच रहा है, कहीं कोई खींच रहा है। इनके जोड़ से तुम बने हो और तुम फिर किसी और चीज को खींच रहे हो, किसी के साथ जाके एसोसिएट हो जाते हो। खींच रहे हो ना तुमने, तुम इसे खींच रहे हो, तुम इसे खींच रहे हो, कोई तुम्हें खींच रहा है, तुम किसी को खींच रहे हो। ये खींचतान का पूरा मामला है, खींचतान का खेल है, एनर्जी के मूवमेंट्स हैं, एनर्जी के सारे मूवमेंट्स हैं। कौन किसको कैसे खींचेगा इसका हिसाब किताब ज्योतिष है। कब कितना खींच पाएगा यह एक ज्योतिष है। ज्योतिष तुम्हारा नहीं, पत्थर का भी होता है, उस पर भी रिसर्च बाकी है। पत्थर का पूरा भविष्य लिखा जा सकता है, पूरी कुंडली बनाई जा सकती है। कब स्प्लिट होगा, कितने टुकड़े होंगे, कहाँ क्या होगा, है ना, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, वह भी सब तय है। अब तुम कितना अनफोल्ड कर पाते हो ये बात अलग है, कितने रिसर्च तुम्हारे हैं वह बात अलग है। बाकी या तो सब कुछ खेल जो है ना कॉस्मिक रिदम है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, परम संगीत है। और वह भीतर से तुम्हें आवाज दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है, सदा निमंत्रण दे रहा है। अंतरात्मा की आवाज आती है कि नहीं भीतर से, यह उचित नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ो। आती है कि नहीं आती? चक्कर में मत पड़ बेटा, वापस आ जा। सुनाई नहीं पड़ता, तुम जाके सोचती अरे एक बार भोग के देख लेता हूँ। कब तक भोगेगा रे, वही वही है। बोलते नहीं एक बार और। तुम जाके एसोसिएट हो जाते हो, एसोसिएट हो जाते हो गतियों के साथ में, मतलब तुम जो है गतियों में खेलना चाहते हो। ठीक है ना, गतियों में तुम खेलना चाहते हो, बार बार स्कूल का बस्ता उठाना चाहते हो। खेलो बेटा, प्लेग्राउंड तो बना हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, खेलो, है ना, प्लेग्राउंड बना रहेगा, चिंता मत करो।
तुम्हारा स्कूल का बस्ता खराब हो जाएगा, दूसरा बस्ता दे देंगे, नया दे देंगे। फैक्ट्री चल रही है, चिंता मत करो, ये शरीर खराब होगा दूसरा दे देंगे, जितने चाहिए उतने देंगे। फैक्ट्री बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। प्लेग्राउंड खराब होने के पहले जो है ना, अनंत नए प्लेग्राउंड बन तैयार हो चुके रहते हैं। चिंता मत करना ये धरती का क्या होगा, इसकी पोल शिफ्ट हो जाए कि यह हो जाए कि टुकड़े हो जाए, चिंता मत करना। ऐसी धरतियाँ, अनंत धरतियाँ हैं हमारे पास में, और अनंत बन रही हैं। प्लेग्राउंड की कोई दिक्कत ही नहीं, कमी नहीं है, हमेशा प्लेग्राउंड अवेलेबल रहेगा, हमेशा अवेलेबल रहेगा, चिंता कभी मत करना। स्कूल के बस्ते भी हमेशा उपलब्ध रहेंगे, जब तक खेलना चाहो खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भीतर से आवाज़ आती ना, बेटा बहुत हो गया, आराम कर ले, आजा बेटा आराम कर ले, विश्राम, शांत मौन चित्त, आवाज़ आती। सद्गुरु तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, ये वही तो है। कहाँ अलग अलग है? तुम्हारे भीतर से जो आवाज़ दे रहा है, सद्गुरु जो आवाज़ दे रहा है, दो नहीं है, वही है, एक ही है, वही है। इसलिए तो तुम वहाँ आ जाते हो। एक प्रश्न दूसरा ले लिया। जोर से पूछना पड़ेगा। ऐसे 2 महीने से भी मैं इधर होना मुझे, तो आपके सानिध्य में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे आपके नज़दीक में, आप जहाँ लेके जाते थे मैं उधर जाने के लिए तैयार होती थी। मगर आज ऐसा हुआ कि मुझे कुछ चीज़ करने की भी इच्छा नहीं हुई थी, और फिर मुझे ऐसा अंदर से ऐसा आ रहा था कि मैं आपकी फिजिकल बॉडी से ज़्यादा अटैच हो रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था। तो ये क्या मेरा मन का कुछ है? ऐसा होता है कि पहली बात तो न करने की तरफ जो है, कुछ न करने की तरफ बढ़ोगे, करते करते थक रहे हो। अब जो है कुछ ऐसा भी समय आएगा कि लगेगा कुछ न किया जाए, ऐसा ही फील, न अंदर से कुछ किया जाए मेंटल एक्सरसाइज, न बाहर से कुछ किया जाए। ऐसी स्थिति में तुम आओगे कि न अंदर से कुछ करना है, न बाहर से कुछ करना है। ऐसी स्थिति में कभी कभी आ सकते हो। गुरुजी मैं भी ना पूछ लेती हूँ, क्योंकि बहुत हाँ। सिमिलर क्वेश्चन है बीना जी का, मैं पढ़ देती हूँ ताकि आप साथ में। ये ले लो। क्वेश्चन है कि गुरुजी सद्गुरु को अपने से अलग ना जानते ऐसा प्रतीति होती है, जैसे उसी पेड़ का विस्तार मात्र है, वही खिलावट की खुशबू का फैलाव है, बीज रूप वही अंकुरित हो रहा है, ऐसी मनोदशा की स्थिति महसूस हो रही है। ऐसा ही है, क्योंकि गुरु दिख रहा है जो वो है नहीं, जैसा दिखता है ऐसा वो है नहीं। यह वही है जिसकी तुम खोज में हो। गौर से देखोगे, गौर से देखोगे तो गुरु की सीट खाली दिखेगी। तुम्हारे पास आंखें हों, वहाँ कुछ दिखेगा नहीं, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है वहाँ पर। वहाँ पर क्या है? निर्वाती अनंतता है, वही है, और उसका विस्तार ही सब कुछ है। वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस क्यों है? क्योंकि वह नहीं रहा, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसका सेपरेशन डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व हो गया तो वो वही है, दूसरा तो है ही नहीं, वही है। इसलिए तुम आकर्षित भी होगे, तुम्हें जो फिजिकल बॉडी भी दिखेगी उसके प्रति भी आकर्षित होगे, तुम उसके अंतर की गहराइयों में भी आकर्षित होगे। उसकी आंखों में कभी तुम झांक पाओगे तो डूब जाओगे, गायब हो जाओगे, ऐसे डूब जाओगे कि उभर नहीं सकोगे, खो जाओगे, क्योंकि वह है ही नहीं, अब वही है। और ये तुम्हारी भी नियति है, तुम्हारी भी डेस्टिनी है, सबकी नियति वही है। हर मनुष्य की नियति यही है, वह मनुष्य का अर्थ ही यही है कि वह अंतिम छलांग के लिए तैयार है।
वह हो जाने के लिए आ चुका है जो उसे होना चाहिए। और फ्री विल मनुष्य के पास ही है। फ्री विल की बात करें, तुम्हारी नियति तो तय है, लेकिन उसको जो है तुम टाल सकते हो। तुम समय को प्ले करते हो, समय को तुम प्ले कर रहे हो। तुम्हारी उस टालने की प्रवृत्ति से समय पैदा हो रहा है, तुम्हारे करने से समय पैदा हो रहा है। समय कुछ है नहीं, तुम्हारे टालने की प्रवृत्ति से समय पैदा हो रहा है। यदि तुम संसार में कुछ पाने के आकर्षणों के कारण अपनी नियतों को न टालोगे तो तुम समय के बाहर हो जाओगे। तुम समय के बाहर हो जाओगे। तुम समय के बाहर इसलिए नहीं हो रहे हो कि तुम समय के बाहर होना नहीं चाहते। तुम समय के इल्यूजन को इसलिए जी रहे हो कि तुम इसे जीना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि बस कुछ समय और फिर सब वह मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, कल मिलेगा। तो कल को तुम पैदा करते हो, कल है नहीं, तुम पैदा करते हो। कल कभी नहीं आया, कभी होता ही नहीं है, कल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। कल को तुम पैदा करते हो कि बस कल, बस कुछ समय में यह हो जाएगा, उसके बाद तो पर फिर सब ठीक है, फिर सब ठीक है, थोड़ा सा समय और है, यह कर लूँ, यह कर लूँ, यह कर लूँ, उसके बाद तो सब कुछ परफेक्ट है। तुम पैदा कर रहे हो समय को, समय है नहीं। यह मत सोचना कि सबका कोई कॉमन समय होता है, सन फलाना चल रहा है, सब तो एक अलग किस्म का हिप्नोटिज्म है, मास हिप्नोटिज्म, व्यवस्थाओं का, काम चलाओ व्यवस्था, व्यवहारिक सत्य। हर व्यक्ति अपने अपने समय को जी रहा है। ख्याल रखना कि इन्हीं दो व्यक्तियों का समय एक जैसा नहीं होता। ये तुम्हारी टालने की प्रवृत्ति है, और कब तक तुम टालना चाहते हो ये तुम्हारी फ्री विल है। ये तुम्हारी फ्री विल है। यदि तुम टालना चाहते हो तो टालोगे तो कल क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या मतलब? क्या होगा जो भाग्य तय है। कार्य कारण की श्रृंखला जहां आगे ले जाने वाली है, तुम इस श्रृंखला को फॉलो कर रहे हो तो उसका तो सब तय है, उसका ज्योतिष लिखा हुआ है। और तुम जब चाहो, तुम्हारे लाख जन्मों का रिकॉर्ड लिखा हुआ है नारी नाड़ी ज्योतिष में, और तुम चाहो तो उस रिकॉर्ड को जीरो कर सकते हो। तुम वह जो प्ले करना बंद कर दो, बाहर हो गए श्रृंखला के, उस भाग्य के तुम बाहर हो गए। तुम चाहो अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, उसके बाहर हो सकते हो। कल नहीं हो सकते बाहर, तुम उसके परसों बाहर नहीं हो सकते। जब भी होगे हियर एंड नाउ ही तुम बाहर हो सकते हो, कल बाहर नहीं हो सकते। तुम सोचते हो कि कल मैं बाहर हो जाऊंगा इस श्रृंखला के, पर सब मजे में, सब आनंद, कल कभी आया ही नहीं, तो कल कभी तुम बाहर हो नहीं सकते। बाहर हियर एंड नाउ होना है। हियर एंड नाउ तुम्हारे पास प्रोग्राम है ना, आकर्षण है तुम्हारे पास में। हियर एंड नाउ तुम्हारे पास आकर्षण है। तुम आकर्षणों को जी रहे हो तो अपने आप को कैसे जियोगे? और तुम हो कौन? तुम वही हो। गुरु में तुम में आकर्षण क्यों दिखता है? अलग किस्म का आकर्षण, क्योंकि तुम वही हो। इसलिए पुरानी साधना परंपराओं में कहते थे गुरु के साथ मर्ज हो जाना है, गुरु में विलीन होना है। इधर उधर फालतू की बातें नहीं। परमात्मा, कहाँ परमात्मा है? बुलाओ परमात्मा को, बुलाओ ना। सरसों का साग, मक्के की रोटी बुलाओ ना, क्यों नहीं बुलाते? हाइपोथेसिस है, गुरु हाइपोथेसिस नहीं है, साक्षात है, साक्षात है। सीधा सीधा आमंत्रण है। गुरु कह रहा है छलांग ले लो मुझ में, डूब जाओ, नो मोर, डिसॉल्व, अभी और यहीं। मैं तुम्हें मिटाने के लिए हूं। आचार्यो मृत्यु, मैं मृत्यु हूं, आओ मेरे पास, तुम्हें मिटा दूं, अभी और यहीं, किसी कल में नहीं।
तुम्हें मैं अभी और यहीं मिटा सकता हूं। हियर एंड नाउ, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी और यहीं मैं तुम्हें मिटा सकता हूं, पूरी तरह से महामृत्यु दूंगा तुम्हें। क्या तुम्हारा कोई आकर्षण है बाहर? यदि तुम्हारा बाहर आकर्षण नहीं है, आओ, आ जाओ, समा जाओ मुझ में। क्यों क्षण गंवाना सोच विचार में, गुणाभाग में? मैं अभी तुम्हें महामृत्यु देता हूं, हियर एंड नाउ। कोई भविष्य नहीं होगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा। कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भविष्य नहीं, कोई भाग्य नहीं। तुम्हारे सारे भाग्यों से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। फ्री विल है तुम्हारे पास, लेकिन पोस्टपोनमेंट के प्रोग्राम भी हैं। कल घर परिवार है, क्या करें, गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, यह है वह है, फलाना है ढिकाना है। अभी यह नहीं भोगा है, अभी यह नहीं जाना है, इसे भोग लें। जागो। कब तक पोस्टपोनमेंट करते रहोगे? लेसन सिर्फ यही है, यही लेसन दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही लेसन दिया जा रहा है कि टालो मत, प्रोग्रामिंग मत करो, पोस्टपोनमेंट मत करो, ठहर जाओ अभी और यहीं। तुम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो कल की, उस प्रोग्रामिंग, वह प्रोग्रामिंग दौड़ने की प्रोग्रामिंग है। दौड़ने की प्रोग्रामिंग यानी हियर एंड नाउ में नहीं रहना है। सारे प्रोग्राम हियर एंड नाउ से क्वाइट करने के हैं। तुम हियर एंड नाउ से बाहर पलायन कर रहे हो हर क्षण, इसलिए तो इतने सक्रिय हो। देखो अपने भीतर की सक्रियता, इनर स्पेस तो निरभ्र है, शांत है, इसमें सारी हलचल तुम्हारी पैदा की हुई है। इनर स्पेस आंख बंद करते ही कुछ नहीं होना चाहिए, शांत, मौन, निर्गुण, निराकार, न देश, न काल, न कोई भ्रम, न कोई हिप्नोटिज्म, कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन है, इतना कुछ है, इतनी हलचल है तुम्हारी, तुम पैदा कर रहे हो लगातार, गुणाभाग, इतनी हलचल। क्यों पैदा कर रहे हो तुम? किसी ने तुम्हें जबरदस्ती करी है? क्यों इन्फ्लुएंस होते हो तुम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से? तुम्हारे ही तो आकर्षण है, तुम ही तो इन्फ्लुएंस होना चाहते हो, इसलिए इन्फ्लुएंस हो रहे हो। बगैर आमंत्रण के कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें हार्म नहीं कर सकती, तुम्हें ऑपरेट नहीं कर सकती, तुम्हें हैक नहीं कर सकती, तुम्हें चला नहीं सकती, तुम्हें धकिया नहीं सकती। तुम्हारे ही आमंत्रण हैं, तुम्हारे आकर्षण शेष हैं। और ये आकर्षण तुम्हें जो है धकिया रहे हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को आमंत्रण दे रहे हैं। पोस्टपोनमेंट तुम्हारा निर्णय है। कल तुम पैदा करते हो, समय तुम्हारा सृजन है। छलांग ले लो अभी और यहीं।
पार हो जाओ अब ये। क्यों टालते हो कल पर? मुक्ति कल क्यों चाहिए? आज कौन से प्रोग्राम है तुम्हारे? क्या क्या भोगने का बाकी है जो मुक्ति तुम्हें कल चाहिए? तुम्हें 10 साल बाद मुक्ति चाहिए तो 10 साल के तुम्हारे पास प्रोग्राम है, लिस्ट है, क्या क्या करना है। वह करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे पिछले 50 साल से जो किया तब कुछ ठीक नहीं हुआ, 30 साल से किया ठीक नहीं हुआ, 25 साल से कुछ ठीक नहीं हुआ, अगले 10 साल में सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो पिछले जन्मों का साथ, पिछले जन्मों की तुम्हें स्मृति नहीं है, जन्मों जन्मों से करवा ही रहे हो। चलो ठीक है, इसी जन्म की बात करो ना। तुम 25, 30, 40 साल से कर क्या रहे हो? सब ठीक करने की कोशिश ही तो कर रहे हो ना। कर पाए हो कुछ ठीक? अगले 5-10 साल में सब कुछ ठीक कर लोगे। अरे इतने समय में तुम 1% भी कुछ ठीक नहीं कर पाए और अगले 2-4-5 साल में तुम 100% सब ठीक कर लोगे। होश में हो, सद्बुद्धि है, विवेक है। एक रत्ती राई ठीक नहीं कर पाए इतने जीवन में, अगले 5-10 सालों में सब कुछ ठीक कर लोगे, 100% ठीक कर लोगे। क्या ठीक कर लोगे? इस संसार को, इस काया के अनुरूप कर लोगे। ये काया, इस काया के अनुरूप कर लोगे। संसारिक व्यवस्थाओं को इस काया के अनुरूप कर लोगे। ये काया देखी नहीं चिता में कैसी जल जाती है, कैसे दफन हो जाती है कब्र में। क्या दूसरों की चिताएं जलती रहेंगी, तुम्हारी नहीं जलेगी? होश में आओ। तुम कहते हो सबकी चिता जलेगी और तुम सबकी चिता देखोगे। अरे नहीं, तुम्हारी भी चिता जलने वाली है, सज रही है, सजना चालू हो गई है। और दूसरे देखेंगे तुम्हारी चिता में तुम्हें जलते हुए, जो तुम हो, जो तुम्हारा एसोसिएशन है। होश में हो। क्या मैनेज करना चाहते हो? क्या मैनेज करना चाहते हो तुम? कर लोगे मैनेज? परमानेंट? यहां कुछ परमानेंट है? कोई स्ट्रक्चर है? अरे तुम कोई भी कंपनी का सीमेंट लगा लो, कोई भी कंपनी का सरिया लगा लो, कितना भी बड़ा महल बना लो, परमानेंट रहेगा? ठीक है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितने लाखों साल रह जाएगा। एक भूकंप आएगा तो जय सिया राम, एक बड़ा तूफान आएगा तो राम नाम सत्य है। कौन सा स्ट्रक्चर स्थायी है यहां पर? किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या तुम यहां पर स्थायी करना चाहते हो? तुम यहां पर कौन सी स्थायी व्यवस्था निर्मित करना चाहते हो? और जब सब कुछ अस्थायी है यहां पर, यह समझ सचमुच में तुम्हें है तो तुम दौड़ भाग क्यों रहे हो? समझ है तुम में कि यहां पर भी कुछ भी बनाओ, बना कर भी कुछ नहीं बनता। संबंधों को बड़ा मैनेज करना पड़ता है, तब भी टूट फूट जाते हैं, तब भी बिगड़ जाते हैं। कितना मैनेज करते हो तब भी बिगड़ जाते हैं। संपत्ति कितनी इकट्ठी करो, बह जाती है, कभी इधर से कभी उधर से, इधर से लीक होती है, उधर से लीक होती है, उधर से लीक होती है, निकल जाती है। घर द्वार सब लीक हो जाते हैं। देखते नहीं शरीर तुम्हारा कैसे जर्जर हो रहा है, हैं? अभी तक होश नहीं आया कि ये शरीर जो है, ये चादर जो है पुरानी हो रही है, धागे कमजोर पड़ रहे हैं, दिख नहीं रहा? चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी।
अब तो सोच समझ अभिमान, अजब जुला है चादर बीनी, अजब जुला है चादर बीनी, सूत करम की तानी, सूत करम की तानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। दिखता नहीं कि चादर पुरानी हो गई, जर्जर हो गई, जाने वाली है। जो जाने वाली चीज है उसको ठीक से विदा कर दो ना। तुम के धागों के उलझनों के ढंग को, उस ढंग को ऐसा पकड़ लेते हो कि फिर से दूसरी चादर ढूंढ लेते हो और उन तानों बानों को फिर से क्रिएट करने की कोशिश करते हो, अपने ढंग से ताने बाना बनाना चाहते हो। क्यों? अरे जो ये अनंत ताना बाना है, इसमें कौन सी गड़बड़ी है? तुम अलग से ताने बाने क्यों क्रिएट करना चाहते हो? देखो ना कॉस्मिक रिदम को, सब कुछ सिस्टमेटिक है, सब कुछ परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा है। तुम इसमें सुधार कर क्यों करना चाहते हो? ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अरे यह कर लूँ, अरे वह कर लूँ, अरे ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। तुम इसे सुधार करने के लिए लगे क्यों हो? तुम्हें लगता क्यों है कि परमात्मा बेवकूफ़ है, अनंत बेवकूफ़ है, ये एग्जिस्टेंस बेवकूफ़ है? किसी ने जो ताना बाना बुना है वो गलत बुना है, उसमें सुधार की जरूरत है। तुम क्यों उसे मैनिपुलेट करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो? क्यों? तुम रिस्ट्रक्चर करना चाहते हो, उसके स्ट्रक्चर में कुछ सुधार करना चाहते हो। वाई? इतने इंटेलिजेंस तुम्हारे पास आई कहां से? और तुम्हारी इतनी इंटेलिजेंस है, तुम इतने समय से हाथ पैर मार रहे हो, तो कुछ कर पाए क्या? एक आध ताना बाना ठीक से सुधार पाए क्या? एक आध ताना बाना ठीक से सेट कर पाए क्या? कर पाए एक आध? तब भी समझ में नहीं आ रही। अरे ताना बाना अपने आप में परफेक्ट है, जैसा है कॉस्मिक रिदम परफेक्ट चल रही है, तुम उसे गुणा भाग काहे लगा रहे हो? और तुम्हारे छोटे छोटे गुणा भाग के पीछे बड़े बड़े गुणा भाग आ जाते हैं, बोले 5D उसको मैनेज करना है। तुम कौन होते हो भाई मैनेज करने वाले? शिफ्ट बोल रहा है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तुम इसमें चले जाओगे, उसमें तुम वो होते कौन हो यार? तुम आए कहाँ से यार? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर लिया तुमने अपने जीवन में जो भी तुम ये करने वाले हो? तुमने क्या सुधार लिया अब तक अपने जीवन में जो भी ये चीज़ सुधार लोगे? कि अब तुम जो है धरती के पोल को सुधारोगे, कि उसको सुधारोगे, कि उसको सुधारोगे? अपने पजामा तो सुधार लो। पजामे का नाड़ा ठीक से नहीं लगा, उसको ठीक कर लो ना। धरती का पोल शिफ्ट और सुधारोगे? क्या क्या सुधारना चाहते हो? कोई बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है, तुम्हारे बच्चे, उसका भविष्य तुमने लिखा है, तुम सुधारोगे। तुम भाग्य के निर्माता हो, बच्चों का भविष्य सुधारना है। तुम सुधारोगे अपने बच्चों का भविष्य, तुम बनाओगे। गजब, उनका भाग्य तुम लिखोगे। वाह क्या बात है। अरे वो सोल आना था उसको धरा पर, कोई ना कोई चाहिए था रास्ता, उसको कोई मार्ग चाहिए था, ढूंढ लिया। तो तुम्हारा यूज करेगी सोल, उसको अपनी यात्रा करनी है, तुम उसका भविष्य बनाओगे। अरे तुम्हें ये यूज करने के लिए आई है, यही तो कर्म प्रारब्ध है। वो तुम्हें यूज करेगी, तुम्हारे संसाधनों का यूज करेगी, तुम्हें अपनी सेवा में लगाएगी, और से अपनी यात्रा करनी है। तुम्हारी यात्रा नहीं करनी है, तुमसे लेना देना नहीं है, उसे अपनी यात्रा करनी है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा बोलता है चिंता मत करो, वृद्धाश्रम है, पहुंचा देंगे। नई जनरेशन तो यही करने वाली है ना। पुरानी जनरेशन घर में रखकर ऐसी तैसी करती थी, हैं?
बुढ़ा मरता नहीं, बुढ़िया मरती नहीं है। किन माया जालों में उलझे हो? क्या सेट करना चाहते हो? यहां कुछ सेट होता ही नहीं है। जागो, झकझोरो अपने आप को। कभी कोई यहां कोई भी सेट नहीं कर पाया। हाँ, 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह गए, बोलते हैं जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, हाथ में कुछ आया नहीं। उनके ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं। बड़े ही प्रसिद्ध नेता थे, बड़े ऐसे थे वैसे थे। विपक्ष भी उनके गुण गाता रहा है, अभी भी गुण गाते हैं, लेकिन जिनके गुण गाए जाते हैं वो बोलता है मेरा जीवन तो बीत गया, रीत गया, हाथ में कुछ आया नहीं। दूसरे लोग गुणगान गा रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं उनके ऊपर में, और वो कह रहे हैं मेरा जीवन व्यर्थ गया। कैसा हिप्नोटिज्म में कैसा पागलपन है। वह बंदा कह रहा है कि मैंने जीवन गंवा दिया अपना, और उसके ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं। वाह, क्या जीवन था इनका। देखते हो क्या चल रहा है? होश है? किताबें खरीद के लोग पढ़ रहे हैं, वाह वाह ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए। और कहता है मेरा जीवन व्यर्थ गया, जीवन बीत गया, रीत गया, हाथ में कुछ आया नहीं, अकल थी नहीं, ठीक से जी नहीं पाए। जो जीना था वो जिया ही नहीं, जो नहीं करना था वो कर दिया, जो करने जैसा तो किया ही नहीं, गंवा दिया जीवन। वो लिख रहा है, बंदा कह रहा है कविताओं में मैंने जीवन गंवा दिया, इंटीमेशन दे रहा है। लोग बोलते हैं ऐसा जीवन होना चाहिए। तुम भी भोगोगे फिर तो, हैं? तुम प्रभावित हो, मतलब तुम्हें प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं बन पाए तो अगले जन्म में बनना पड़ेगा। 100 जन्म की रेस लगानी पड़ेगी, कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, दरियां बिछानी पड़ेगी, उठानी पड़ेंगी। ऐसे करते करते तुम छोटे नेता बनोगे, बड़े नेता बनोगे, नहीं जिम बन पाओगे, अगले जन्म बनोगे, अगले जन्म बनोगे, 100 जन्म बाद तुम प्रधानमंत्री बनोगे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद तुम फिर कविताएं लिखोगे, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, हाथ में कुछ आया नहीं, और मर जाओगे। अरे समझदार आदमी हो तो ये दूसरे की किताब कविता सुन लो ना। जीवन बीत गया, रीत गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद जीवन बीत गया, रीत गया, व्यर्थ हो गया, गंवा दिया जीवन। तो नहीं पढ़ना राजनीति में, जीवन बीत जाता है, रीत जाता है, गंवा दिया जाता है। ये काम करने जैसा नहीं है। मरते हुए धनी आदमी को देखो, उसके व्यक्तित्व की बदबू को महसूस करो, उसके विचारों की बदबू को महसूस करो, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ को महसूस करो। उसका धन देखो, वो छूट रहा है, और ये सड़ा हुआ आदमी वहाँ जाके मरने जलने वाला है। अभी ये सड़ा हुआ व्यक्ति तो जा रहा है। झकझोरो अपने आप को। इतना धन कमाने के बाद ये सड़ा हुआ व्यक्तित्व, ये बदबूदार व्यक्तित्व, जाग जाओ ना। किस पागलपन में पड़े हो? धन बुरी चीज नहीं है, धन कमा लेना, लेकिन उसके पागलपन में ऐसा मत हो जाना कि ऐसा बदबूदार व्यक्तित्व बन जाए। जाग जाओ ना। जागोगे तो भाग्य काम नहीं करेगा। कोई ग्रह नक्षत्र की जितने भी इन्फ्लुएंस हैं, वो सब स्टार्स और ये हैं, तुम्हारे इन शरीरों पे भी काम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी फ्री विल काम करेगी। यही तो रास्ता है भाग्य से बाहर होने का। यही तो रास्ता है ना। इन्फ्लुएंस सिस्टम तो काम करती, तरंगे तो काम करती नहीं। तरंगों का ही खेल है ये सब। तुम तरंगे नहीं हो। लर्निंग यही है कि तुम तरंगे नहीं हो। तुम तरंगों के दृष्टा हो, तुम तरंगों के जानने वाले हो। सब हो रहा है, तरंगों का प्ले चल रहा है, सब हो रहा है, तुम सब जाना जा रहा है। तुम सब जानने वाले हो, इन तरंगों के खेल को जानने वाले हो। तुम दुखी इसलिए हो कि तुम तरंगे हो। तुम सोचते हो हम तरंगों का जोड़ हैं, और तरंगों का जोड़ थोड़ा मिसमैनेज हो रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो तुम्हें दुखी हो जा रहे हो। कभी थोड़ा सा संतुलित होता है तो तुम सुखी हो जाते हो, फिर दुखी हो जाते हो, फिर सुखी हो जाते हो। वह तो खेल चलता ही रहेगा, हलचल चलती रहेगी। कभी लगेगा अनुकूल हो गया, कभी लगेगा प्रतिकूल हो गया। खेल है। तरंगे, ठहरी तरंगे जैसी कोई चीज़ होती है। देखिए, सुना है फिजिक्स में कहीं लिखा है, ऊर्जा को ठहरी हुई ऊर्जा, ठहरी हुई तरंग जैसी कोई चीज़ होती है। तरंग का अर्थ है जो कि तरंगायित है, ठहरी हुई तरंग नहीं होती। एनर्जी कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है, जो मूवमेंट में है वही एनर्जी है, वह ऊर्जा है।
और ठहरना सीखना है। मतलब ये है, ठहरना सीखने का मतलब है कि तरंग और ऊर्जाओं से एसोसिएशन तोड़ दो। तुम तरंगों और ऊर्जाओं से एसोसिएशन जोड़ के रखे हो, जो कि गतियां हैं, हलचल हैं, उनसे एसोसिएशन जोड़ के तुम ठहरना सीखोगे। अरे उनसे एसोसिएशन तोड़ के टूट जाएगा तो तरंगे अपनी जगह रहेंगी, तुम दूर से खड़े होकर जानते रहोगे, जैसा हो रहा है वैसा जानते रहोगे, तरंगों को जानते रहोगे। जो जानने वाला है वो ठहरा हुआ है, सदा से ठहरा हुआ है। तुम क्या ठहरोगे? ठहरना सीखने का अर्थ है वो सदा से ठहरा हुआ है। तुम गलत एसोसिएशन करके बैठे हो। ये तुम्हारी फ्री विल है कि तुमको तरंगों के साथ जुड़ना है कि ठहरने के साथ आना है। तुम तरंगों के साथ बहना चाहते हो कि उसके साथ बहना नहीं है, ये तुम्हारी फ्री विल है। उसके साथ बहना बंद करोगे तो तुम ठहरे हुए, सदा से ठहरे हुए, ये तुम्हें पता चलता है। तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें पता चलता है तुम सदा से ठहरे हुए हो। तुम कभी चले ही नहीं, तुम कभी मूवमेंट में आए ही नहीं। सारे मूवमेंट होते रहे हैं और जाने जाते रहे हैं। तुम किसी भ्रम के शिकार थे। वह भ्रम ही दुख है, वह भ्रम ही इल्यूजनरी बीइंग है, वही माया है। ये गतियों के सामने साथ में तुम जुड़ गए, कुछ गतियों के साथ जुड़ गए कि यह तुम हो, और बाकी गतियां कुछ और हैं। अरे सब वही गतियां हैं, एक ही गतियां हैं, उसी की गतियां हैं। तुम वहाँ ठहर तो जाओ तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा ही तो खेल है। वहाँ ठहरोगे तब तो ना पता चलेगा कि तुम कहाँ छोटी मोटी गतियों के साथ तुम जुड़े हुए थे और उनको तुम अपना होना मारे। सारी गतियां तुम्हारी हैं, तुम्हारा ही प्ले है, एवरीथिंग। दूसरा कुछ है ही नहीं, कभी कुछ टूटा ही नहीं, कभी कुछ टूटा ही नहीं है। जुड़ेगा कहाँ से? बटा ही नहीं कभी कुछ, सब उसके होने का ढंग है। इसके मतलब तुम्हारे होने का ढंग है। तुम्हारे इन द सेंस तुम ये वाले तुम नहीं, ये तुम जब मर जाओगे तब जो वास्तविक तुम्हारा होना प्रकट होगा उसके होने का ढंग है। तुम्हारी फ्री विल है। तुम तरंगों के साथ एसोसिएट होकर के कुछ मैनेज करना चाहते हो, कुछ सुधारना चाहते हो। जब सब सुधर जाएगा तो सब आनंद होगा। सुधरा कभी है क्या? तुमने इधर सुधारा, उधर फिर बिगड़ जाएगा, क्योंकि गतियां हैं। तुमने जरा सा अपना प्रेशर हटाया कि वो सब गतियां भाग जाएंगी। बोले अरे बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया। जब तक संभालते हो संभलता है, जरा सा संभालना हुआ इधर बिगड़ जाता है। अरे संभाले संभाले नहीं संभलता, तो जब संभालना छोड़ोगे तो तब कहाँ संभलेगा? संभाले संभाले भी कहाँ संभलता है? संभलता है। संभाले संभाले भी बिगड़ जाता है। देखो तो तुम किन किन मूर्खताओं को जीते हो, किन किन मूर्खताओं को जीते हो। तुम किन्हीं स्थायी संबंधों की तलाश में हो। अब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो बोलते हैं मेरा परमानेंट बॉयफ्रेंड 7 जन्म का साथी, ये मेरी गर्लफ्रेंड 7 जन्म की साथी, तो दुख में नहीं पड़ोगे। अरे आज जो है, आज आकर्षण है, कल की क्या गारंटी है? कल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं है तो राम राम। तो वो तो नहीं स्थायी होना चाहिए। अरे यहाँ स्थायी कुछ है ही नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। न क्रोध स्थायी रहता है, ना प्रेम स्थायी रहता है। किस प्रेम की बात करो? यही प्रेम की बात हो। असली प्रेम की बातें मत किया करो ना, तुम्हारा अनुभव नहीं है। ओ प्रेम ऐसा होता है, वैसा होता है, प्रेम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कि लोग भाषण देते हैं, लगता है जूता उतार के मारो इनको। अरे प्रेम का तुझे अनुभव ही नहीं है, प्रेम की तुझे ABCD नहीं मालूम, कभी एक क्षण के लिए भी तुझे कभी प्रेम का अनुभव नहीं घटा। तो प्रेम की कहानियां सुनता है, प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम में धोखा नहीं देना चाहिए, प्रेम में धोखा नहीं देना चाहिए। तुझे पता है प्रेम क्या होता है? प्रेम में धोखा नहीं देना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए, वे वैसा होना चाहिए। अरे तुम आकर्षण को प्रेम का नाम देते रहे हो, और प्रेम किसी व्यक्ति से होता है। बोले नहीं नहीं, प्रेम व्यक्ति से होता है। फिर किसी व्यक्ति से किससे प्रेम होगा? प्रेम तो तुम होते हो। अभी तुम जो है कुछ और हो। अभी तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आकर्षण, ये वो उल्टे सीधे खिचड़ी हो तुम, खिचड़ी। ये खिचड़ी जिस दिन विसर्जित होगी तुम प्रेम हो जाओगे। प्रेम का अर्थ सिर्फ तुम प्रेम हो, फिर कुछ और खिचड़ी नहीं बची। और प्रेम तुम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, तुम पत्थर से भी प्रेम करते हो, तुम चिड़िया से भी प्रेम करते हो, तुम्हारे सामने जो पड़ जाए उससे प्रेम करते हो। अब कोई मोमबत्ती जल रही, कोई दिया जल रहा है, तो बोलेगा ये फलाना जा रहा है, नहीं नहीं मैं इससे प्रेम नहीं करता, मेरी रोशनी इसके पास नहीं जाएगी।
अब कोई हाँ ये आज बंदा ठीक है, मैं सिर्फ मेरी रोशनी इस तक जाएगी, ऐसा होता है क्या? वो जल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको पता भी नहीं, उसको पता भी नहीं करना है कि ए गया कि बी गया कि सी गया, ये आया कि वो गया, कि कौन है कौन नहीं है। काला कुत्ता आके बैठ जाए तो उसके ऊपर भी रोशनी पड़ेगी। चींटी आएगी उस पर भी रोशनी पड़ेगी, मनुष्य आएगा उस पर रोशनी, दीप पत्थर है तो उस पर भी रोशनी पड़ेगी, दीवार पे भी रोशनी पड़ेगी। प्रेम तो एक भाव दशा है, में होने का ढंग है। और प्रेम का अर्थ ये थोड़ी है कि हम इसका सबका वो यही करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, सबको जो हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। गुणा भाग थोड़े ना है कि प्रेम में ऐसा होना चाहिए। अरे प्रेम में कोई सिस्टम होता है क्या? प्रेम का कोई गुणा भाग होता है क्या? प्रेम की कोई नियमावली होती है क्या? और तुम तय करोगे प्रेम की नियमावली? जिसके जीवन में प्रेम है ही नहीं, जिसको प्रेम की एबीसीडी में एक ग्लिम्स भी नहीं आया पूरे जीवन में, जन्मों जन्मों में एक रत्ती राई एक सेकंड का भी ग्लिम्स नहीं आया, वो तय करेगा कि प्रेम में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। होश में आओ गधो, कर क्या रहे हो? एक सेकंड का भी प्रेम का अनुभव नहीं है, अपनी वासना और आकर्षणों को प्रेम कहते हो। वो तय करेगा कि प्रेम में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए। ज्ञान सुन लो इन लोगों का, जिनके जीवन में अनुभव घटा ही नहीं कभी, रत्ती राई भी अनुभव नहीं, और ज्ञान सुन लो। किन किन चीजों को जी रहे हो, किन किन मूर्खताओं को जी रहे हो? अपने आप को झकझोरो, इस पागलपन को, इस मूर्खता को डिसॉल्व करो, छोड़ दो। मूर्खता मूर्खता की तरह दिखेगी, विसर्जित हो जाएगी। ये पागल दौड़ की तरह दिखेगी, विसर्जित हो जाएगी। सारी दौड़े विसर्जित हो जाएंगी, तुम्हारा सारा ज्ञान, परिभाषा, ये सब विसर्जित हो जाएगा। उस सड़ा हुआ तुम्हारा बदबूदार ज्ञान जब गायब हो जाएगा, तब जो है तुम निर्धूम हो जाओगे, सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे, ठहर जाओगे। तब तुम्हारे भीतर से प्रेम उमगेगा, सुगंध उमगेगी, तुम परम सौंदर्यवान हो जाओगे, परम सुगंधित हो जाओगे, असीम हो जाओगे, निर्गुण हो जाओगे, निराकार हो जाओगे, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा होना है। तुम दोनों को एक साथ नहीं जी सकते, सड़ी बदबू को और परम सुगंध को एक साथ नहीं जी सकते, पागल गतियों को और ठहरने को एक साथ नहीं जी सकते। और तुम दोनों को एक साथ जीना चाहते हो, तुम एक ही को जियोगे, नकारात्मक पक्ष को, उधर नहीं आ पाओगे तुम। जब यह जाएगा तो वह है, उसमें तुम पहुंच जाओगे, वह सदा से तुम्हारी प्रतीक्षा में। परम तत्व बाहें फैलाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारी इन द सेंस तुम्हारे सड़गले व्यक्तित्व की नहीं, इसके विसर्जन की। तुम सोचते हो कि परमात्मा मुझे ऐसा ही स्वीकार करेगा, इस रूप में ना। एक दृष्टि से स्वीकार है, उसे तो सब कुछ स्वीकार है। एक दृष्टि से तो उसे सब कुछ स्वीकार है कि तुम माया मोह में फंसे हो और खेल रहे हो, तो भी स्वीकार है। वो तो समय में है ही नहीं, समय के बाहर है। वह तो अनंत धैर्य में, अनंत प्रतीक्षा में। तुम 100 जन्म खेलो, 1000 जन्म खेलो, लाख जन्म खेलो, करोड़ जन्म खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें स्कूल का बस्ता मिलता रहेगा, तुम्हें प्ले ग्राउंड मिलता रहेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। उलझो पुलझो, दुख तकलीफ में पड़ो, सड़ो, गलो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी फ्री विल, तुम्हारे दुख तुम्हारे विनिर्मित हैं, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी पैदा की हुई हैं, किसी और ने पैदा नहीं की। परमात्मा तुम्हें सता नहीं रहा है, परमात्मा तुम्हें कोई तुम परेशान नहीं कर रहा है। सारी परेशानियां तुम्हारी खुद की पैदा की हुई हैं, तुम्हारी फ्री विल है, सब कुछ तुम्हारा पैदा किया हुआ है। इवन तुम्हारी शारीरिक बीमारियां भी तुम्हारी पैदा की हुई हैं, तुम्हारी मनोरुग्णताएं भी तुम्हारी पैदा की हुई हैं। एवरीथिंग तुम अपने क्रिएटर खुद हो। तुम करना छोड़ दो, तुम्हारे सारे क्रिएशन गिर जाएंगे, क्योंकि करने से क्रिएशन है। अकर्ता हो जाओगे, कर्ता विसर्जित हो जाएगा, तुम्हारे सारे क्रिएशन भर भरा के गिर जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तुम्हारे क्रिएशन गायब हो जाएंगे तो तुम भी डिजॉल्व हो जाओगे। तुम इन क्रिएशंस का जोड़ हो, सब विदा हो जाएगा, सब डिजॉल्व हो जाएगा। तब बचेगा क्या? कॉस्मिक रिदम।
जो कि हमेशा से परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है, और उस कॉस्मिक रिदम को जानने वाला, निर्धूम, निर्गुण, निराकार शिव तत्व, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इसलिए तुम्हारा आकर्षण गुरु के प्रति होता है, क्योंकि आंतरिक जो तुम्हारा होना है वह गुरु प्रकट रूप में है, सामने है, साक्षात है। यह तुम्हारा अल्टीमेट आकर्षण है। लेकिन किसी कल में तुम उसे पाना चाहते हो, आज में तुम्हारे पास कुछ और प्रोग्राम है। गुरु अभी और यहीं है। उसके राइट रेजोनेंस का मतलब है तुम उसमें अभी और यहीं लय हो जाओगे, भविष्य में लय नहीं हो सकते, अभी और यहीं लय हो जाओगे। सारा कल, सारा समय, सारा इल्यूजन, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा। अभी और यहीं मुक्ति है, यही महामंत्र है। अभी समझो ठीक है, 10 साल बाद समझो ठीक है, 1 जन्म बाद समझो ठीक है, 10 जन्म बाद समझो ठीक है, 1000 जन्म बाद समझो ठीक है, लाख जन्म बाद समझो ठीक है। मुक्ति अभी और यहीं है, हियर एंड नाउ। कल में कभी कोई मुक्ति नहीं होती, और कल में ही ये सारे मैट्रिक्स छुपे हुए हैं। हियर एंड नाउ, अभी मुक्त हो जाओ। मुक्त अभी यहीं हुआ जा सकता है, और कुछ करके तुम मुक्त नहीं हो सकते। सारा करना छोड़कर मुक्त होगे। तुम मुक्ति के लिए कुछ कर नहीं सकते हो। तुम जो कुछ कर रहे हो अपना करना विसर्जित कर दो, अपनी एक्टिविटी से विसर्जित कर दो। तुम शांत रिलैक्स हो जाओ और तुम मुक्त हो ही सदा से हो। आज की सभा यहाँ समाप्त करें।